चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं आपका ऑडिट का। ठीक है, हमने तीन चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया आपके चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 11 को कंप्लीट करने जा रहे हैं और इसके पूरे के पूरे जो वीडियोस मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी जहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर वीडियो में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब आइए चैप्टर नंबर 11 का हम जो है यहाँ पे मैराथन का है, रिवीजन का है, आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 हम यहाँ पे प्रोवाइड करें, लेकिन उससे पहले एक मैसेज मिला था मुझे कि सर आप चैप्टर नंबर जो 3 है एंड 4 है वो भी प्रोवाइड कर दीजिए। तो बेसिकली सारे ही चैप्टर प्रोवाइड करने हैं, तो इस बात से बेफिक्र हो जाइए कि कुछ चैप्टर्स बाकी रह जाएंगे। देखिए, टाइम टेबल के हिसाब से मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सारे ही लेक्चर्स, सारे ही चैप्टर्स जो है उसके मैं आपको मैराथन का है, रिवीजन का है, ये प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर हर एक चैप्टर जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, चैप्टर नंबर 3 हो, 4 हो या फिर चैप्टर नंबर 8 हो, सारे के सारे चैप्टर्स प्रोवाइड करने की मेरी प्लानिंग है और पूरी उस तरीके से कोशिश भी मैं कर रहा हूँ। आप देख ही रहे हैं कि आपके सामने ये लेक्चर पे लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, बस आपका काम क्या रहता है कि भाई मेरा मोटिवेशन बना रहे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको लाइक एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, ये आपका एक, मैं कहूँ, ये चैप्टर से लिंक चीजें हैं। आइए मैं डिस्कस करता हूँ कि ये कैसे लिंक है, अभी पता चल जाएगा। देखिए, चैप्टर का नेम क्या है, चैप्टर नंबर 11 कहता है एथिक्स एंड टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, बेसिकली इसमें 3 एसेज आपको देखने को मिलते हैं, एसे 210, एसे 220 और एसे एसक्यूसी 1। ठीक है, ये एसक्यूसी 1 जो है चैप्टर नंबर 1 में भी आया था, लेकिन मैंने उस टाइम पे रिवीजन के वक्त मैंने आपको बताया था कि सर रिवीजन के वक्त एसक्यूसी 1 जो है वो चैप्टर नंबर 1 से नहीं पढ़ेंगे, आप चैप्टर नंबर 11 से ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में तो छोटा मोटा कंटेंट दिया गया है, जबकि चैप्टर नंबर 11 जो आपका ये वाला चैप्टर, इसमें पूरे का पूरा एसक्यूसी डिटेल में दिया है। ठीक है, तो वहां से टाइम वेस्ट ना करने की वजह ये थी कि यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो यहीं से आप पढ़ लेते हैं तो वह बेहतर रहता है। चलिए, तो अब यहाँ पे बात करते हैं सर मीनिंग ऑफ एथिक्स। एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स का मतलब होता है कि एक तरीके का ये मॉरल प्रिंसिपल है जो कि गवर्न होता है पर्सन के बिहेवियर और कंडक्ट ऑफ एक्टिविटी से। ठीक है, मतलब कि आप जो काम करते हैं, ठीक है, आपका जो बिहेवियर है उसे ही हम एथिक्स कहते हैं, और कोई यहाँ पे रूल नहीं है। ठीक है, और कोई चीज नहीं है। आप जो सोचते हैं, आप जो बिहेवियर करते हैं, आप जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, वही आपकी क्या है सर, एथिक्स। ठीक है, तो आप जो अपने नॉलेज के बेसिस पे जो भी काम करते हैं वो है क्या, एथिक्स। ठीक है, ये एथिक्स का यहाँ पे मतलब है। इस पे मुझे क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं लग रहे। इवन आपका पॉइंट नंबर जो 2 है, ठीक है, पॉइंट नंबर जो आपके पास में 2 है, उस पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं लगते। कभी कभार एमसीक्यू बना ले तो ठीक है, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, तो आप इसे एक एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपके पॉइंट नंबर 3 से स्टार्ट करता हूँ, जहां से चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपका सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, क्वेश्चन आने के चांसेस इसमें नहीं है। ओके, पॉइंट नंबर 3 पे आइए। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच वर्सेस रूल बेस्ड अप्रोच आपको कहा गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि सर एथिकल और लीगल। ठीक है, तो कहते हैं कि सर प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच का मतलब होता है कि स्पिरिट ऑफ एथिक्स। ठीक है, कि प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच का मतलब जो है वही अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि सर अगर हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके लिए रिवीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपका यहाँ पे फर्ज बनता है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, एंड वीडियोस को लाइक करें अगर नहीं किया है तो। ठीक है, ये आपकी एक लाइबिलिटी बनी रहती है। लेकिन क्या इसके लिए कोई सजा है? अगर आप लेक्चर्स को लाइक नहीं करेंगे तो इसके लिए कोई आपको सजा मिलेगी? आंसर इज नो। ठीक है, हाँ, वो बात अलग है कि अगर लाइक्स वगैरह नहीं मिलती, सब्सक्राइब वगैरह नहीं होते तो हम काम करना छोड़ देते हैं। ठीक है, हम वीडियो रिकॉर्डिंग ही क्यों कर रहे हैं? फिर सीधी सी बात है, अगर स्टूडेंट को हेल्पफुल नहीं लग रहा है, देखिए सीधी से मतलब है कि अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको लग रहा है कि लेक्चर्स हेल्पफुल है। ठीक है, ओवरऑल हम यहाँ पे एनालिसिस होता है, आपको पता हो तो यूट्यूब एनालिसिस हमें देखने को मिलता है। अगर हम जो भी चैनल्स चला रहे हैं उनके पास ये एनालिसिस होता है, यूट्यूब एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस में हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट जो है लेक्चर्स देखते हैं और पूरा कंटेंट देखते हैं। ठीक है, हमें देखने को मिलता है कि आपने कितने आवर्स देखे वगैरह वगैरह, तो सारी चीज़ें हमारे पास होती है एनालिसिस। ठीक है, और उसी एनालिसिस पे बेस पे हमें और चीज़ें भी देखने को मिलती है कि कितने स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं वीडियोस, कितने स्टूडेंट ने कितने आवर्स देखा, प्लस कितना स्टूडेंट जो है, कितने स्टूडेंट ने इस चैनल के हिसाब से सब्सक्राइब किया है, कितने स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया है, नॉन सब्सक्राइबर कितने हैं जो हमारे वीडियोस देख रही है, ये सारी चीजें एनालिसिस देखने को मिलती है। तो वहां से हमें पता चलता है कि सर सब्सक्राइबर जो है, सब्सक्राइबर हमारे हैं वो तो वीडियो देख रहे हैं, नॉन सब्सक्राइबर भी देख रहे हैं, लेकिन वो चैनल से फायदा पूरा उठा रहे हैं। उनके हिसाब से आर्स हमें देखने को मिलते हैं कि कितने आर्स वीडियोस देखा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि नॉन सब्सक्राइबर भी पूरा फायदा उठा रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एनालिसिस हमें देखने को मिलता है। तो इससे होगा क्या? इससे क्या, कोई आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो इससे क्या आपको कोई सजा मिलने वाली है? कोई लीगल सजा कोई आपको मिलने वाली? आंसर इज नो। वो बात अलग है कि अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते तो हमें लगता है कि ये सीरीज कोई हेल्पफुल नहीं है तो हम बनाना छोड़ देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली सजा नहीं है, ये बेसिकली हमारा एनालिसिस होता है कि भाई अगर आपको हेल्पफुल नहीं लग रहा है, ठीक है, अगर हेल्पफुल लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करते।
ठीक है। बेशक आप जो है अभी स्टूडेंट ऐसे हो गए कि फायदा पूरा उठा रहे हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करना है उनको, ठीक है। फायदा पूरा उठा रहे हैं, फायदा उनको हेल्पफुल भी लग रहा है लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन क्या इसके बदले आपको कोई सजा, लीगली सजा मिलने वाली? आंसर इज नो। तो ये है आपका प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, जहां पे कोई सजा नहीं मिलने वाली लेकिन आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बिहेवियर प्रोफेशनल तरीके से करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है इंडिया के अंदर बात करें तो सर जो कचरा वगैरह होता है, ठीक है, डस्टबिन में ही डाले डस्ट आपका, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन कई स्टूडेंट जो है, कई पर्सन जो है वो डस्टबिन में नहीं डालते। तो क्या इसके लिए इंडिया के अंदर कोई सजा है? आंसर इज नो, कोई सजा तो नहीं है। क्या पकड़ के जेल में डाल देते हैं? आंसर इज नो। लेकिन वही चीज अगर मैं दुबई की बात करूं, अगर दुबई में आप जो है डस्टबिन में डस्ट नहीं डालते और कहीं डाल देते, ठीक है, तो इसके लिए स्पेसिफिकली सजा है, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो जहां पे आपको रूल से काम करवाया जाता है, ठीक है, अगर नहीं किया तो पनिशमेंट भी दी जाती है, उसे हम कहते हैं रूल बेस्ड अप्रोच, ठीक है। तो जो यूट्यूब का मैंने एग्जांपल दिया लाइक एंड सब्सक्राइब का, वो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच आप कह सकते हैं। अभी मैंने डस्ट का एग्जांपल दिया, डस्टबिन में नहीं डाला तो कोई सजा नहीं है इंडिया में, ठीक है, तो वो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है। जबकि वही मैं बात करूं दुबई की, ठीक है, तो जहां पे डस्ट आपको डस्टबिन में ही डालना है, इधर उधर अगर आप फैलाएंगे, ठीक है, तो तुरंत पकड़ के जेल में डाल दिए जाएंगे, जिसे हम कहते हैं रूल बेस्ड अप्रोच, जहां पे क्लियरली एस्टेब्लिश रूल देखने को मिलते हैं। अगर नहीं फॉलो किया तो पनिशमेंट हो जाएगी लीगली, ठीक है। तो ये चीज आपके पास में है, तो बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ही आ सकता है, क्वेश्चन नहीं आ सकता। अच्छा, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताइए। तो देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल आपके पास में 5 है, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है प्रोफेशनल एथिक्स के, ठीक है। इसे याद करने की ट्रिक भी मैंने दे रखी है आपको, पिको, ठीक है, पिको आपके पास में, ये आपकी याद करने की ट्रिक होगी। लेकिन सबसे पहले नाम पढ़ लेते, उसके बाद वो ट्रिक पे जाएंगे। देखिए 5 टोटल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है आपके पास में, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल नंबर 1 कहता है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इसका मतलब क्या होता है? ये प्रिंसिपल का मतलब होता है कि ये एक प्रोफेशनल पर्सन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि कम से कम ये तो आप मेंटेन करके चलेंगे अपनी लाइफस्टाइल में, ठीक है, ये आप मेंटेन करके जरूर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसे हमें पढ़ना है और एग्जाम में खूब पूछा जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में आपका देखा गया मोस्टली वेटेज जो है न्यू स्कीम के हिसाब से तो देखेंगे कितने नंबर के आते हैं, लेकिन ओल्ड स्कीम के हिसाब से अगर बात करें तो मैक्सिमम 4 नंबर के आते थे क्वेश्चन, ठीक है। और 4 नंबर में ये पूरे का पूरा क्वेश्चन पूछना थोड़ा सा कह सकते हैं कि बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसकी लेंथ देखें तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। तो इतना नहीं पूछते, लेकिन इसमें से क्वेश्चन भर भर के पूछते हैं। कैसे? ठीक है, पूछा जाता है कि सर इंटीग्रिटी, सबसे पहले पूछा जाता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल के नेम बता दो। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, 3 नंबर में। तो आपको नेम बताना होता है, ठीक है, जिसके लिए मैंने शॉर्टकट प्रोवाइड कर दिया, पूरे नंबर लेके आएंगे, ठीक है। दूसरा दूसरा पूछते हैं कि सिर्फ नेम बता दो, ठीक है, और प्लस आप जो है 2-3 एक्सप्लेनेशन पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रिटी का एक्सप्लेनेशन पूछ लिया, ऑब्जेक्टिविटी का सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, नंबरिंग प्रोवाइड कर दिया कि कितना लिखना है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइडेड है। और ये आपका जो पीडीएफ जो है, ये आप मैंने जहाँ पे लिख रखा है, ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल चुका होगा, ठीक है। तो जाइए आप वहाँ पे और डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ, जहाँ पे मैंने ये सब कुछ लिख रखा है, वहाँ पे प्रोवाइडेड मिलेगा, ठीक है। चलिए ये चीज भी हो जाती है। 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल को याद कैसे करना है? तो की आपके लिए है पिकॉप, ठीक है। पिकॉप से क्या है सर? पिकॉप से है, पी से मेरा मतलब है प्रिंसिपल बिहेवियर, पी से मेरा मतलब है प्रिंसिपल बिहेवियर, आई से मेरा मतलब है इंटीग्रिटी, सी से मेरा मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, सी से मेरा मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी, ओ से ऑब्जेक्टिविटी और पी से प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है और प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर का मतलब क्या होता है। एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाइए इंटीग्रिटी। जितना मैं मार्किंग करके दे रहा हूं उतना ही याद करना है, उसके अलावा एमसीक्यू पर्पस के हिसाब से, जैसे कि मैं चैप्टर नंबर 1 में पूरे का पूरा ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं, हमारे पढ़ाने का तरीका, तो बार बार वो चीज मुझे बताना ना पड़े। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप पहले के लेक्चर्स देख के आ रहे हैं और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता है कि हमारा टीचिंग किस तरीके से रहता है और किस तरीके से आपको रीडिंग वगैरह करना है, ठीक है। तो हर बार एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, ओके। चलिए तो इंटीग्रिटी पे आ जाइए। इंटीग्रिटी में आपको कितना याद रखना है? केवल और केवल 3 पॉइंट याद रखने हैं, बाकी के एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करना है तो कर लीजिएगा। याद कितना करना है वो हम यहाँ पे लेक्चर में करवा देते हैं, ठीक है। बाकी फिर अपने आप से जो मैंने सीधे बात है कि अगर मैं वापस से एक्सप्लेन करूँ वो चीज, तो जो हाईलाइट नहीं किया वो एमसीक्यू पर्पस के हिसाब से होगा, ठीक है। मतलब कि उसे सिर्फ और सिर्फ रीड करना है, लेकिन जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसे आपको याद करना है, रिमेंबर, ठीक है। ये चीज आपको याद करनी है एज इट इज। तो यहाँ पे बिल्कुल आपके लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक सटीक तरीके से जो है मैंने आपको ये लेक्चर्स प्रोवाइड किए, पूरी की पूरी सीरीज प्रोवाइड की है, जहाँ पे आपको लेक्चर में ही बता दिया जाता है कि एग्जैक्ट कितना याद करना है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट को हमेशा ऑडिट के अंदर बहुत ज्यादा चिंता रहती है, बहुत ज्यादा टेंशन रहता है कि हमें याद कितना करना है, पूरा तो याद हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो मेन पॉइंट ही मैं बता देता हूँ कि आपको ये तो ऐसे एज इट इज याद रखना है और बाकी का एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ रीड आउट करना है, क्योंकि
आप जो है रेगुलर लेक्चर तो पढ़ के आते हैं, तो वहाँ पे आपने सब कुछ यहाँ पे ज्ञान ले रखा होगा, ठीक है। इंटीग्रिटी में कितना याद रखना है सर? इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है सर? इंटीग्रिटी का मतलब होता है फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस, फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस, ठीक है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? फेयर डीलिंग और ट्रूथफुलनेस, मतलब कि आप पे प्रॉपर ऑनेस्टी से काम करिए, ठीक है। ऑनेस्टी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, दो पॉइंट आपके पास में, ठीक है। इंटीग्रिटी जो है कहता है कि रिक्वायर करता है स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे और ऑनेस्ट रहिए आप अपने काम के प्रति, ठीक है। आप अपना काम ऑनेस्टी और स्ट्रेट फॉरवर्डली काम करिए। इंटीग्रिटी का मतलब होता है, इंप्लाइज कहता है फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस, दो पॉइंट हो जाते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। अपना ये पूरे का पूरा सेंटेंस जो है इस पे से आप अपने तरीके से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। जो मैंने हाईलाइट किया वो एज इट इज याद रखिए। इसके अलावा आप जो है इसका पूरे का पूरा सेंटेंस जो है अपने तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखेंगे इंटीग्रिटी जब भी पूछा जाए स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट और फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस। और तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि ऐसे कोई भी एंगेजमेंट में, ऐसे कोई भी रिपोर्ट में आप एसोसिएट नहीं रहेंगे, आप एसोसिएट नहीं रहेंगे जो रिपोर्ट जो है वो मिस मटेरियली फॉल्स हो या फिर मिसलीडिंग स्टेटमेंट रखती हो, ठीक है। मतलब कि ऐसे रिपोर्ट जो मिसलीड करते हैं लोगों को, जो मिस मटेरियली फॉल्स है, ऐसे आप जो है रिपोर्ट के अंदर कभी भी एसोसिएट नहीं होंगे, ऐसे कभी भी रिपोर्ट के अंदर आप जो है जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। इंटीग्रिटी मतलब कि ऑनेस्ट रहना है आपको, ठीक है। ऐसे गलत काम में आपको जुड़ना नहीं है, एसोसिएट नहीं होना है, ठीक है। तो इंटीग्रिटी जब भी पूछा जाए 3 पॉइंट लिख के आना है, पूरे नंबर हो जाएंगे आपके, ठीक है। इंटीग्रिटी का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस। और थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि एसोसिएट नहीं होना है ऐसे कोई भी रिपोर्ट जो रिपोर्ट मिसलीड करते हैं या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिविटी में एक ही पॉइंट लिखना है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आपको अपना प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, आपको अपना प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप एज एन प्रोफेशनल पर्सन आपका प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिकॉज ऑफ, किस वजह से? तो बिकॉज ऑफ तीन चीजें, बायसनेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस। बायसनेस मतलब कि किसी के दबाव में आके, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि अपना ही इसमें कुछ यहाँ पे फायदा हुआ था, ठीक है, अपना ही मतलब कि फायदा छुपा हुआ है तो आप गलत गलत काम कर रहे थे, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। और अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, टू ऑफ अदर, मतलब कि किसी और तरीके से अपना जो है रिश्तेदार है वगैरह वगैरह चीजें, उस तरीके से भी आप जो है बायस नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो बायसनेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से आपका प्रोफेशनल जजमेंट बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपका जजमेंट कुछ और था लेकिन आपने देखा ये तो अपना दोस्त है, आपने देखा ये तो अपना इसमें तो अपना ही फायदा है, तो इसकी वजह से जो जजमेंट देना था उसको आपने चेंज कर दिया, ये आपका एथिक्स नहीं है, ठीक है। इसलिए प्रोफेशनल पर्सन के पास से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऑब्जेक्टिविटी भी मेंटेन करके चले। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आपका प्रोफेशनल जजमेंट जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ बायसनेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ दी अदर, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपके पास में आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट के अंदर, ये 3 वर्ड आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी में एक ही पॉइंट याद रखना है, काम खत्म, बाकी का एमसीक्यू पॉइंट पर के हिसाब से रीड कर लेना, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट प्रोफेशनल कंपेटेंस एंड ड्यू केयर। तो प्रोफेशनल कंपेटेंस एंड ड्यू केयर का मतलब होता है कि आपको प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल डेवलप करना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट आपको करना है, ठीक है। प्रोफेशनल कंपेटेंस और ड्यू केयर का मतलब क्या होता है कि आपके पास में प्रोफेशनली नॉलेज होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, जिससे आप जो है प्रोफेशनली वर्क कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल होनी चाहिए, मेंटेन करके रखिए ये चीज। दूसरा, एंश्योर करिए कि आप एक्ट एज डिलीजेंटली करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में मैंने कहा था कि सर ये वर्ड आया था, याद हो तो आपको, जहां पे मैंने कहा था इसे डिटेल में चैप्टर नंबर 11 में आता है आपका इसका मतलब क्या होता है डिलीजेंट का मतलब, तो यहाँ पे आ चुका है ये मतलब, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, तो आप जब भी प्रोफेशनल कंपेटेंस एंड ड्यू केयर पूछा जाए तो सबसे पहला पॉइंट नॉलेज एंड स्किल मेंटेन करके रखिए, डेवलपमेंट करके रखिए। एंश्योर करिए कि आप वर्क कैसे करेंगे सर, एक्ट एज डिलीजेंटली वर्क करेंगे। तीसरा पॉइंट, आप डिलीजेंट का मतलब बताएंगे। डिलीजेंट का मतलब होता है कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज एन आपके पास में प्रोफेशनल पर्सन, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक्ट करेंगे केयरफुली, थोरोली एंड टाइमली मैनर, ठीक है। तीनों चीजें मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि कोई ऑडिट आपने काम लिया है, ऑडिट वर्क लिया है आपने, तो उसे केयरफुली, ठीक है, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी प्रोफेशनल कंपेटेंस के साथ आपको उसके काम करना है, थोरोली और टाइमली मैनर में। ऐसा नहीं कि डेट उसकी चली गई और उसके बाद आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये तीनों वर्ड मेंटेन करके चलने, केयरफुली, थोरोली और टाइमली मैनर, जिसे मैं शॉर्ट में कहता हूँ सीटीटी, ठीक है। तो डिलीजेंस का मतलब होता है सीटीटी, ठीक है, एक्ट एज सीटीटी, ठीक है, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्ट एज सीटीटी, केयरफुली, थोरोली और टाइमली मैनर, ठीक है। ये आपको प्रोफेशनल कंपेटेंस एंड ड्यू केयर में 3 पॉइंट आपके हो जाते हैं। सबसे पहला प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट रखिए, ठीक है, मेंटेन करके रखिए। एंश्योर करिए कि आप एक्ट एज डिलीजेंट वर्क करेंगे, और डिलीजेंस का मतलब बता के आ जाइए सीटीटी, काम खत्म, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेंगे इधर उधर, ठीक है। आप एज एन ऑडिटर वर्क कर रहे हैं, आप एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्क कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को आप जानेंगे, क्योंकि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उनकी काफी सारी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑडिट जो है कई सारे सब्जेक्ट से रिलेट करता है, आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आप कलेक्ट करेंगे एंटिटी क्लाइंट से, ठीक है, एंटिटी के पास से, क्लाइंट के पास से।
तो सीधी सी बात है, काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाती है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखिए, ठीक है। कहता है कि रिस्पेक्ट करिए कॉन्फिडेंशियलिटी की, इन्फॉर्मेशन जो है, जो अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है, वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे आप थर्ड पार्टी को। दूसरे पर्सन को आप ये चीज नहीं बताएंगे कि भाई इस एंटिटी में ऐसे वर्क होता है, इतनी मतलब कि इतने एम्प्लॉयज है, वगैरह वगैरह चीजें, ठीक है। आप दूसरे पर्सन को नहीं बताएंगे। ऑब्वियसली ये तो आपसे एक्सपेक्ट किया ही जाता है, चाहे कहीं पे भी हो, प्रोफेशनल पर्सन हो, नॉर्मल पर्सन हो, ये तो एक्सपेक्ट किया ही जाता है। जैसे हम अपने हिंदी में कहते हैं सर, वफादारी होनी चाहिए, ठीक है। वफादारी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखिए, इन्फॉर्मेशन थर्ड पर्सन को मत बताइए। सबसे पहला पॉइंट आपका कंप्लीट होता है कि इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे थर्ड पार्टी को, ठीक है। और सेकंड पॉइंट आप कहेंगे कि सर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज तभी करेंगे अगर लॉ ने कहा है, मतलब लॉ तो कहता है तो हम तो बताना ही पड़ता है, सीधी सी बात है, ठीक है। लॉ ने मतलब कि कोर्ट में आपको बुला के पूछा गया कि बताइए ये चीज हमें, तो वहां पे बतानी पड़ती है, ठीक है। लेकिन ऐसे ही थर्ड पार्टी को किसी को नहीं बतानी चाहिए। लॉ ने कहा है तो बताइए, या फिर जब खुद एम्प्लॉयर या फिर हमारा क्लाइंट जो है या फिर हमारा एंटिटी जो है वो परमिट करता है तो फिर हम बताएंगे, ठीक है। दो पॉइंट है, देखिए। सबसे पहले तो कहता है कि इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज करना ही नहीं है, इसी का नाम है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है कि डिस्क्लोज तभी करेंगे अगर लॉ कह रहा है या फिर खुद क्लाइंट और एम्प्लॉयर की मतलब की परमिशन है कि हमें डिस्क्लोज करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मत करिए। इसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है। प्रोफेशनल बिहेवियर पे आइए। प्रोफेशनल बिहेवियर में तो क्या ही बताए, सबको पता होता है कि भाई प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशन का आप कंप्लाई करके चलेंगे, ये एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे, ठीक है। इसके बाद अवॉइड एनी कंडक्ट, ऐसी कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट जो है आप अवॉइड करेंगे जो कि आपके प्रोफेशन को डिस्क्रीट कर दे, ठीक है, डिस्क्रेडिट कर दे। जिसका मतलब होता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी में चले गए जो आपकी मतलब की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी थी, जिसकी वजह से बाद में पता चलने से आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ऐसी सारी एक्टिविटी से दूर रहिए, ठीक है। ऑनेस्टी रखिए, इंटीग्रिटी रखिए, ठीक है। तो वही चीज कहता है कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशन का कंप्लाई करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि अवॉइड करिए ऐसी हर एक एक्टिविटी जो आपके प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट कर दे। और तीसरा पॉइंट, ऐसी कोई भी एंगेजमेंट एक्टिविटी या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी या फिर ऑक्यूपेशन, ठीक है, ये तीन चीजें कही है, एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी, इसमें एंगेज आप नहीं होंगे अगर ये चीज आपकी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और रेपुटेशन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कि आपका जो है नेगेटिव इफेक्ट, आप कह सकते हैं नेगेटिव इफेक्ट करते हैं, तो आपको ऐसे एंगेजमेंट में नहीं जुड़ना चाहिए, ठीक है। कोई आपको ऑफर करता है वर्क के लिए, ठीक है, आपको कोई वर्क दे रहा है, लेकिन वो वर्क जो है वो आपकी इंटीग्रिटी और बायसनेस और गुड रेपुटेशन को नेगेटिवली एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है। मतलब कि इससे आपका जो है इंटीग्रिटी बायस हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, गुड रेपुटेशन बिगड़ सकता है। तो आपको ये काम नहीं लेना चाहिए, एंगेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोफेशनल बिहेवियर में भी 3 पॉइंट है। सबसे पहले आपको कहता है कि लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लाई करिए, अवॉइड करिए ऐसे हर एक कंडक्ट जो आपके प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करते हैं। और तीसरा पॉइंट कि ऐसे एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन और एक्टिविटीज से दूर रहिए, एंगेज मत रहिए इसमें, जो आपका इंपेयर करता है या फिर नेगेटिवली इंपैक्ट करता है आपके पास में इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और गुड रेपुटेशन को, ठीक है। ये 5 पॉइंट आपके पास में हो जाते हैं। ये 5 पॉइंट की मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी। क्या याद रखना है, क्या कितना याद रखना है, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। फिर से एक बार यहाँ पे मैंने पूछा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताइए, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल 5 है, जिसे याद करने का तरीका है सर पीकॉक, ठीक है। पी का मतलब क्या है, प्रोफेशनल बिहेवियर, आई का मतलब है इंटीग्रिटी, सी का मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, ओ का मतलब ऑब्जेक्टिविटी और पी का मतलब प्रोफेशनल कंपेटेंस एंड ड्यू केयर। तो 2 बार पी है, एक पी प्रोफेशनल बिहेवियर के लिए और एक पी जो है प्रोफेशनल कंपेटेंस एंड ड्यू केयर के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में काम खत्म, ठीक है। प्रोफेशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके बाद टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग पे आ जाइए। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग दे रखिए। कहता है कि CAP करके कोई पर्सन है, ठीक है, कंडक्ट करता है एक्टिविटी, ऑडिटिंग एक्टिविटी, ठीक है। इसी दौरान क्या हुआ कि ICAI ने कुछ इनको लेटर जो है वो इशू किया था, भेजा था ICAI ने इनको लेटर। लेकिन इन्होंने क्या किया, मिस्टर CAP ने क्या किया, तो इन्होंने किया कुछ ऐसा कि लेटर तो देख लिया लेकिन उनको रिप्लाई अभी तक नहीं किया। मतलब कि उसका रिप्लाई करना था, ऑब्वियसली ICAI कुछ यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बात होगी तभी आपको लेटर भेजा है, ठीक है। कहता है कि सर्टेन मैटर ऑडिट से रिलेटेड, ये भी लिखा है, देखिए आपके ऑडिट से रिलेटेड कुछ यहाँ पे मैटर्स थी जिसकी वजह से ICAI ने आपको जो है लेटर भेजा है। तो ऑब्वियसली आपको इसका रिप्लाई देना था, लेकिन इसमें कहा गया है कि इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। तो कहता है कि डिस्कस करिए कौन सा फंडामेंटल यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो डिसरिगार्ड हो रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, देखिए आपको यहाँ पे कहा गया है कि रिप्लाई देना था और नहीं दिया, ठीक है। मतलब कि देना चाहिए था, ये तो ऑब्वियसली आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपने कोई ऑडिट में कोई गफला कर रहे होगे या फिर कुछ परमिशन वगैरह चाहिए होगी या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी ICAI को, तभी आपको लेटर भेजा है। और आपने क्या किया, लेटर देखा तो सही लेकिन उसका रिप्लाई ही नहीं किया, ठीक है। तो बताइए कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल होगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो सकता है, बड़ा ही सिंपल सी चीज़ है। ये तो रियल लाइफ में भी होता है कि भाई अपने क्लासेस में आप जा रहे हैं और सर ने कुछ यहाँ पे आपसे कहा, ठीक है, कि जाओ ये वर्क करके आओ, ठीक है। जैसे कि मैंने ही अभी देख लेते हैं कि मैंने आपको कहा कि लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्या आपने लाइक और सब्सक्राइब किया, ये क्या आप नहीं किया, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब किया तो बढ़िया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट तो करते हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट नहीं करते, तो आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि ऐसे CA बनेंगे आप,
ठीक है, क्या कहते हैं कि भाई नॉर्मल चीजें भी अगर आपसे नहीं हो रही है तो आप ऐसे सीए बनेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ऐसे प्रोफेशनली आप बिहेवियर करते हैं, मतलब कि प्रोफेशनली ऐसे आप सीए बनेंगे। ठीक है, इसका आंसर ऑब्वियसली आपके मुंह पे ही होगा कि सर क्या है सर, ये प्रोफेशनल बिहेवियर का डिसरिगार्ड है। ठीक है, मतलब कि कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल यहाँ पे जो है आपका ब्रेक हुआ है, वो है आपका प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर कि ऐसे बिहेवियर करेंगे आप, आईसीआई ने आपको लेटर भेजा है, इसका जवाब आपको रिप्लाई देना था, वो भी आपने नहीं दिया, ऐसे सी आप है। ठीक है, कैसा प्रोफेशनल बिहेवियर कर रहे हैं, गलत है ये तो। ठीक है, तो ये कौन सा आंसर क्या आएगा सर, प्रोफेशनल बिहेवियर। ओके, इसके बाद सेकंड यहाँ पे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग पे आ जाइए। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 2 कहता है कि भाई मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ठीक है, कहता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है किसी कंपनी के, किसी एंटिटी के, जहाँ पे प्लांट एंड मशीनरीज को इंस्टॉल किया गया, जिसकी यहाँ पे कॉस्ट थी 9 करोड़। लेकिन क्लाइंट से बातचीत हो गई और 9 करोड़ रुपीज यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, ऐसा कहा गया। ठीक है, 9 करोड़ रुपीज यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। अब क्लाइंट से बातचीत हो चुकी थी, क्लाइंट से मिलीभगत हो चुकी थी आप कहे। ठीक है, और कहा गया है कि सर 15 करोड़ की मशीनरीज थी, लेकिन टैक्स की वगैरह की फी जो है वो बचाने के लिए, ठीक है, रिकॉर्ड कितने में किया गया, 9 करोड़ में। तो आप कहे कि सर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो क्लाइंट के साथ मिलके यहाँ पे फ्रॉड कर रहा है। 15 करोड़ की यहाँ पे जो है मशीनरी है, जिसे 9 करोड़ में दिखाया गया है, ताकि इस पे लगने वाले जो रेगुलेटरी फीस है वो कम हो जाए। ठीक है, और इसी बात पे क्लाइंट ने कुछ यहाँ पे पैसे भी खिला दिए होंगे। ठीक है, तो कहता है कि इसमें कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो ब्रेक हो रहा है, आप बताइए। तो इसे भी समझने के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल है सही। अब आप समझिए कि एक दुकान है। ठीक है, फॉर एग्जांपल तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही आप देखते होंगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट नहीं देखते होंगे, मैजिक में भी नहीं देखता हूँ, बहुत पहले देखता था। ठीक है, आजकल क्या चल रहा है वो तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन पहले का कुछ याद है तो मैं उसी से एग्जाम्पल चला लेता हूँ। जहाँ पे कुछ जेठालाल करके कोई पर्सन है, जिनके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। ठीक है, जहाँ पे 2 पर्सन और रखे हुए हैं, फॉर कौन था, नट्टू काका और बागा। ठीक है, ये 2 पर्सन थे, इनके दुकान में काम करते हैं। ठीक है, अब सीधी सी बात समझिए कि जब भी जेठालाल ने इन दोनों को रखा है, मतलब कि इन पे विश्वास रखा है। अब मान लीजिए कि कोई पर्सन, कोई कस्टमर आता है और फोन परचेस करता है, फॉर एग्जांपल 15,000 का फोन है। ठीक है, 15,000 का फोन है, ये जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा देते हैं 15,000 का नहीं, 14,000 रुपीज का फोन बेचा और 1,000 रुपए जो है जेब में डाल दिए। मान लीजिए नट्टू काका ने ऐसा किया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ सर, इससे इनकी ऑनेस्टी चली गई। ठीक है, बेसिकली समझिए कि इन्होंने जो विश्वास रखा था उसका विश्वासघात कर दिया। और विश्वास का मतलब ही क्या होता है सर, विश्वास का मतलब ही होता है सर इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी आपने नहीं रखी। ठीक है, जो चीज बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखी और कुछ और ही अमाउंट देखने को मिला। ठीक है, ये तो अपने जो स्टेक होल्डर है, ठीक है, उनके साथ विश्वासघात है, अपने जो गवर्नमेंट है उनके साथ विश्वासघात है। तो इसमें कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल ब्रेक होता है सर, इंटीग्रिटी आपकी ब्रेक हो गई। ठीक है, आपको ऑनेस्ट रहना था, लेकिन क्या ऑनेस्ट रह पाए, आंसर इज नो। 15 करोड़ की मशीन को 9 करोड़ का दिखा दिया और उसके बदले कुछ पैसे खा लिया आपने। ठीक है, ये गलत कर दिया आपने। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर आपके पास में कहता है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है सर, इंडिपेंडेंस इंप्लाइड जजमेंट ऑफ द पर्सन जो है वो सबऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए किसी अदर पर्सन के डायरेक्शन में। मतलब कि कोई और पर्सन आपको कहता है कि ऐसा करिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक प्रोफेशनल पर्सन है, आप अपना जजमेंट खुद से लेने हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंटली आपको लेना है। कोई और पर्सन आपको धमका दे, ठीक है, आपको कोई पैसा खिला दे, जैसे कि ये एग्जांपल आपने देखा कि आपको पैसे खिला दिए गए कि 15 करोड़ की मशीन को 9 करोड़ का दिखा दीजिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका इंडिपेंडेंस बना रहना चाहिए। ठीक है, ये इंडिपेंडेंस तब बनेगा जब आप वो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, चलिए, कहता है कि इंडिपेंडेंस 2 तरीके से हो सकता है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। ठीक है, आपको दिखना भी इंडिपेंडेंट है, प्लस आपको माइंड से भी इंडिपेंडेंट रहना है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको एज इट इज याद कर लेनी है, लेकिन इसका मतलब यही निकलता है। ठीक है, डेफिनेशन में आप टू प्रोवाइड लिख सकते हैं, इसको कैंसिल करके। ठीक है, जितना मैंने लिख रखा है, और बाकी एज इट इज याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये डेफिनेशन है, इसलिए एज इट इज याद रखना पड़ेगा। ओके, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस में आप ध्यान रखिए, इंडिपेंडेंस अपीयरेंस में भी आप एक बार रीड कर लीजिए इसे। ठीक है, इसमें जैसा याद रहता है ये चलेगा। ठीक है, हाईलाइट मैंने कुछ पॉइंट कर रखे, पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर लिखी है, तो पीडीएफ में से देख के आप जो भी चीजें हाईलाइट करना चाहे, लिखना चाहे, लिख सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस एंड अपीयर और माइंड, ये खूब पूछे जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन अपनी एक्सप्लेनेशन में भी लिखेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली नहीं बात है। ठीक है, एक बार इसे रीड कर लेना, काम खत्म हो जाएगा। वापस से और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो सर हर बार जो क्वेश्चन आता रहा है, ठीक है, पास्ट पेपर में, ये एक आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, फंडामेंटल प्रिंसिपल, जिसपे आपके पास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं। प्रैक्टिकल नहीं, और मैं कह रहा हूँ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपका है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि पूरे का पूरा नहीं पूछते। ठीक है, एक एक पॉइंट पूछ लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि सर फंडामेंटल प्रिंसिपल में आपको जो है, मान लीजिए पूछ लिया कि 5 नाम बता दीजिए कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल, उसके नाम और इंटीग्रिटी का एक्सप्लेनेशन दे दो, तो 4 नंबर में इस तरीके से पूछ लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, और क्या रीड करना है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। आइए अब बात करते हैं थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस के लिए भी मैंने आपको जो है बढ़िया सा एग्जांपल दे रखा है, और मैंने कहा था सर आपको जब पढ़ाया था, मैंने क्या कहा था सर, थ्रेट्स का मतलब क्या होता है सर, डर जाना। ठीक है, धमकी बेसिकली।
ठीक है, धमकी, थ्रेट्स का मतलब धमकी, आपको डर जाना, ठीक है, डराओ। तो मैंने कहा था सर कि जो डर गया वो मर गया, ठीक है, और जो मर जाता है मतलब कि फांसी दे दो, ठीक है, मतलब कि जो डर जाता है उसे फांसी दे दो, काम खत्म। तो जब भी आपको पूछा जाए थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस बताइए, तो इसका न्यूमोनिक रहेगा, इसका की पॉइंट रहेगा फांसी। क्या रहेगा सर? फांसी, ठीक है, इसका की पॉइंट रहेगा आपके पास में फांसी। ओके, फांसी का मतलब क्या है, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग पढ़िए, 5 टोटल थ्रेट्स है। सबसे पहला सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, तीसरा है आपका एडवोकेसी थ्रेट, फोर्थ आपका है फैमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट, ठीक है। ये 5 टोटल थ्रेट्स है। जब भी आपको पूछा जाए कि भाई थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस बताइए, 5 नाम दिखा के आना है, 5 नाम दिखा के आना है, 5 टोटल थ्रेट्स रहते हैं। और थ्रेट्स का यहाँ पे न्यूमोनिक क्या रखा है मैंने? जो डर गया वो मर गया, ठीक है, जो डर गया वो मर गया, ठीक है। ये देखिए, जो डर गया वो मर गया, मतलब कि फांसी दे दो, काम खत्म करो, फांसी दे दो, काम खत्म करो। ये हमारा ये जो जितने भी आप देखते हैं की पॉइंट है न्यूमोनिक, ये हमारे खुद के बनाए हुए हैं, ठीक है। लोग कॉपी कर लेते हैं वो बात अलग है, लेकिन ये खुद से बनाए हुए आपके पास में ये न्यूमोनिक है, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमने ही बनाए, हमने खुद से सोच के ये सारे न्यूमोनिक बनाए आपके लिए, ठीक है। और ये फ्रीली अवेलेबल आपके लिए, देखिए वीडियोस भी रिकॉर्ड हो रहे हैं जहाँ पे मैं आपको न्यूमोनिक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लस कितना याद रखना है वो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लस टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर करता चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो फांसी, जब भी थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंट आपको पूछा जाए, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंट, तो थ्रेट्स कौन कौन से होते हैं सर? 5 थ्रेट्स होते हैं, जिसका नाम हमने रखा है फांसी। एफ से मेरा मतलब है फैमिलियरिटी थ्रेट, एस से एडवोकेसी थ्रेट, एस से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और दूसरे एस से सेल्फ रिव्यू थ्रेट, और आई से आपके पास में इंटिमिडेशन थ्रेट, ठीक है। तो एफ से फैमिलियरिटी थ्रेट, ए से एडवोकेसी, एस से सेल्फ इंटरेस्ट, दूसरे एस से सेल्फ रिव्यू और इंटिमिडेशन है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है फांसी, ठीक है। तो जब भी आपको थ्रेट्स पूछा जाए, जो डर गया मर गया, फांसी दे दो, काम खत्म करो, ठीक है, फांसी दे दो, काम खत्म करो। तो ये आपके पास में सबसे पहला पॉइंट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है जहां पे फाइनेंशियली आप जुड़े हुए हैं, ठीक है, एज एन आप ऑडिटर, एज एन आपके पास में किसी फर्म के साथ आपका फाइनेंशियली इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। फाइनेंशियली मतलब कि पैसों के हिसाब से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपने कहीं पे लोन दे रखी है या फिर ले रखी है, ठीक है, या फिर आपका कोई किसी भी तरीके से बिजनेस रिलेशनशिप है, परचेज वगैरह सेल वगैरह करते हैं, तो ये सारी चीजें है सेल्फ इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, आपको इतना याद रखना है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। एग्जांपल याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जांपल जो है वो इस पे क्या होता है कि एग्जांपल से कुछ यहाँ पे क्वेश्चन बना के आपको पूछते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल आप एक बार रीड कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 2-3 एग्जांपल तो मैं ही साथ लेके चल रहा हूँ, बाकी क्या आप खुद से रीड कर लीजिए। इसके बाद सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, ये जो एग्जाम्पल है उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे कि सर कोई कंपनी में आप जो है क्या थे? डायरेक्टर। कोई एक कंपनी में आप डायरेक्टर थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप जो है पहले डायरेक्टर हुआ करते थे, अब आप जो है डायरेक्टर से निकल चुके हैं, और आपने डायरेक्टर से निकल के किसी फर्म, सीए फर्म को ज्वाइन कर लिया। आप एक सीए भी है, ठीक है, और एज एन डायरेक्टर वर्क कर रहे थे कंपनी में। अब ये छोड़ के आपने कहाँ पे? एक सीए फर्म को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब हुआ कुछ यूं कि भाई ये छोड़ने के बाद कुछ वक्त बाद इसी कंपनी का जो ऑडिट वर्क है ये इसी फर्म को दिया गया, ठीक है, इसी फर्म को दिया गया। ओके, तो अब होता क्या है कि देखिए, ऑडिट वर्क करना है तो इससे जुड़े हुए पुराने जो रिकॉर्ड है वगैरह भी देखे जाएंगे, करंट रिकॉर्ड भी देखे जाएंगे, ठीक है, पुराने रेफरेंस भी देखे जाएंगे। पुराने रेफरेंस तो कौन था बनाता था? ठीक है, डायरेक्टर। डायरेक्टर में कौन था? मिस्टर यही था, ठीक है, यही मान लीजिए मिस्टर ए, ठीक है, ये मिस्टर ए ही था जो भी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था, सारे ट्रांजेक्शन करते थे, ठीक है। आज वो इस ट्रांजेक्शन में नहीं है, लेकिन पुराने रिकॉर्ड में तो यही थे, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ कि फर्म जो है इनका ऑडिट कर रहा था कि पुराने रिकॉर्ड में कुछ एरर देखने को मिली, कुछ फ्रॉड वगैरह देखने को मिला, ठीक है, ऐसी कुछ चीजें देखने को मिली। अब समझिए, ऑडिट कौन कर रहा है? खुद मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए फॉर्म के साथ जुड़े हुए, मतलब कि फॉर्म के साथ ये 2-3 लोग हो गए और मिस्टर ए खुद यहाँ पे ऑडिट कर रहा है। अब खुद की गलती यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है, इन्होंने कुछ यहाँ पे एरर वगैरह की थी, खुद की गलती देखने को मिली। अब बताइए, खुद की गलती कोई बताएगा क्या? नहीं, क्योंकि बताएंगे तो सजा हो सकती है, ठीक है, वगैरह वगैरह चीजें। तो अगर खुद की गलती मिली है तो क्या इसे कोई बताएगा? आंसर इज नो। इसे क्या कर देंगे ये लोग? इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ये हाँ जी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, छोड़ दिया, ठीक है। इसी को ही कहते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेड। सेल्फ रिव्यू थ्रेड का मतलब है खुद के काम पे कोई एरर वगैरह मिला, कोई फ्रॉड वगैरह मिला तो उसे इग्नोर कर देना, उस पर किसी को दिखाना नहीं कि हमारा काम था, हमारे काम में कुछ गलतियां हुई थी, वो हम किसी को नहीं दिखाएंगे। यही है सेल्फ रिव्यू थ्रेड। खुद के काम में आपको एरर मिली, लेकिन आपने इसे क्या कर दिया सर? किसी को दिखाया नहीं, आपने इसे छुपा दिया, ठीक है। ये आपका है सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ठीक है। इसके बाद एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट का मतलब होता है कि आप अपने क्लाइंट के बिजनेस को या फिर क्लाइंट को, ठीक है, प्रमोट कर रहे हैं। क्या है सर? प्रमोट कर रहे हैं, अपने क्लाइंट के बिजनेस को या फिर क्लाइंट को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब कि उनके बारे में अच्छी अच्छी चीजें बोल रहे हैं बाहर पब्लिक में। मतलब कि पब्लिक से आप जब भी मिलते हैं, भाई ये क्लाइंट से परचेस किया करो, इनकी प्रोडक्ट बहुत बढ़िया रहती है, या फिर ये क्लाइंट बहुत बढ़िया है, ठीक है, इनसे साथ काम करना चाहिए आपको, ये है वो है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इन शॉर्ट इनकी प्रोडक्ट या फिर इनके शेयर्स है, इनके क्लाइंट है, इनके बिहेवियर है, ठीक है, इनके बारे में आप प्रमोशन कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं ये तो भाई वकील काम कर रहा है, ठीक है, वकील का काम कर रहा है, ये प्रमोट कर रहा है अपने क्लाइंट को, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एडवोकेसी थ्रेट, इसे हम कहते हैं एडवोकेसी थ्रेट, ठीक है।
फैमिलियरिटी थ्रेट, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है सेपरेटली कि फैमिलियरिटी, देखिए पूरे का पूरा क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है क्योंकि पूरे का पूरा पूछने जाएंगे तो 6 7 8 नंबर का बन जाएगा और पूछना उन लोगों को 4 नंबर तक का है। ठीक है, नॉर्मली देखा गया 4 नंबर तक के आते हैं। ठीक है, न्यू सिलेबस में अभी देखना पड़ेगा कैसे आते हैं, लेकिन मोस्टली 4 नंबर तक के ही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर तक के क्वेश्चन के लिए पूरे 5 पॉइंट तो एक्सप्लेनेशन पूछेंगे नहीं, तो कैसा करते हैं कि पहले तो कहते हैं कि थ्रेट्स के नाम बता दीजिए, तो हम बता देंगे फांसी। ठीक है, उसके बाद कहता है कि फैमिलियरिटी थ्रेट को एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करना होता है। तो एक्सप्लेन में क्या होता है, कुछ चीजें आपने याद है वो लिखिए और 2 3 एग्जांपल लिख दीजिए, काम खत्म। ठीक है, फैमिलियरिटी ट्रेट का मतलब होता है खुद के ही यहाँ पे फैमिली रिलेशन हो चुके हैं। ठीक है, क्लाइंट के साथ रिलेशन हो चुके हैं या फिर क्लाइंट ही अपना रिलेशन में ही है। ठीक है, मतलब कि अपना रिलेटेड पर्सन हो गया या फिर वगैरह वगैरह पर्सन। ठीक है, तो जहाँ पे क्लाइंट के साथ स्पेसिफिकली आपके रिलेशन हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट, आपने नया नया क्लाइंट के साथ ऑडिटिंग वर्क स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे वो क्लाइंट अपने चाय को बुलाता था, फिर धीरे धीरे खाने पे बुलाने लगा। ठीक है, खाने पे आना जाना रहता है। ठीक है, और इस तरीके से हमारा रिलेशनशिप बढ़ गया। फिर कई दिन कुछ एक दिन जो है हमें कुछ छोटी मोटी एरर्स देखने को मिली। ठीक है, स्टेटमेंट में। तो अब यहाँ पे क्या हो गया सर, रिलेशनशिप बन चुका है। तो ये छोटी मोटी एरर को हम क्या कहते हैं, चलना भाई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अपना होता है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो अपना ही आदमी है। ठीक है, मतलब कि रिलेशनशिप बना लिया, इसे कहते हैं फैमिलियरिटी ट्रेट। ठीक है, फैमिलियरिटी ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, क्लोज रिलेशन। ठीक है, क्लोज रिलेटिव ऑफ ऑडिट टीम वर्किंग इन सीनियर पोजीशन इन द क्लाइंट कंपनी। ठीक है, मतलब कि हमारा कोई रिलेटिव जो है वो क्लाइंट के जो कंपनी है, क्लाइंट कंपनी, हमारी जो कस्टमर कंपनी, क्लाइंट कंपनी कह सकते हैं, उसके सीनियर पोजीशन में हमारा ही कोई रिलेटिव है, तो क्या उस कंपनी के बारे में हम कुछ बुरा बुरा कुछ यहाँ पे कहेंगे? आंसर इज नो। कोई भी छोटी मोटी एरर है छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा ही पर्सन है। ठीक है, चलिए इसके बाद कहता है इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट का मतलब होता है धमकी दे देना। ठीक है, आप जो है मान लीजिए कुछ यहाँ पे आपको एरर मिली, कुछ फ्रॉड वगैरह मिला, लेकिन क्लाइंट ने आपको धमकी दे दी कि अगर ये कुछ ऐसा किया, ये किसी को पता चला तो तुम गए काम से। ठीक है, इसे कहते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट। ओके, तो 5 टोटल थ्रेट है, याद रखिएगा। जब भी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस पूछा जाए तो जो डर गया वो मर गया, मतलब कि हमारा की पॉइंट क्या है सर, फांसी दे दो, काम खत्म करो। ऐप से क्या है सर, फैमिलियरिटी ट्रेट। ए से एडवोकेसी, एस से सेल्फ इंटरेस्ट, दूसरे एस से सेल्फ रिव्यू और आई से इंटिमिडेशन थ्रेट, काम खत्म। ठीक है, इसके बाद आपके पास में सेफ गार्ड टू इंडिपेंडेंस, ये खूब पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बने जाता है क्योंकि इसमें 4 पॉइंट है और 4 नंबर में बड़े आराम से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 4 नंबर में बड़े आराम से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये पास्ट ईयर में कब कब पूछा गया था, तो ये मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। ये हर एक क्वेश्चन जो मैंने अभी पिछले का है वो भी पूछे गए, लेकिन मैं इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूँ तो बहुत बार है। ठीक है, एमटीपी की बात करें सर, एमटीपी की बात करें तो ये मई 20 के एमटीपी में है, अप्रैल 21 के एमटीपी में भी है, अप्रैल 21। ठीक है, इसके बाद आरटीपी की बात करूं सर, आरटीपी की, तो आरटीपी जो है आपके पास में मई 21। ठीक है, नवंबर 19 में आया था। इसके बाद ये मई 23 में, मई 23 के आरटीपी में भी देखने को मिला, नवंबर 21 में भी देखने को मिला था। ठीक है, इसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो नवंबर 20 में ये पूछा गया था। ठीक है, नवंबर 20 में ये पूछे गए थे। ठीक है, ये हमने कुछ ऊपर ऊपर से एनालिसिस किया तो वहां पे दिख गए, हो सकता है इससे भी ज्यादा बार पूछे गए हो, ये तो कंफर्म, इतने तो पूछे गए, ये कंफर्म है। इससे भी ज्यादा बार पूछे गए हो सकता है हमारी नजर ना पहुंची हो। ठीक है, तो ये तो आपके देख सकते हैं कि कितनी बैक टू बैक ये पूछा जाता है। ठीक है, बैक टू बैक आपको देखने को मिलता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, पिछले में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, चलिए वो तो ठीक है, वहाँ पे मैंने बता ही दिया है। ठीक है, अगर कोई किसी को ऐसा कुछ या जानना है कि कब पूछा गया ये वगैरह चीज़ें, तो मैं एक काम करता हूँ, ये पीडीएफ में कुछ चीज़ें ऐड करके आपको न्यू पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी होगी कब कब पूछा गया। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, जब आपकी रिक्वेस्ट होगी। कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर ज्यादा स्टूडेंट अगर कमेंट करेंगे इस चीज के बारे में, तो अब से मैं क्या करूंगा, ये सारी चीज ऐड करके दूंगा आपको। ठीक है, तो वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन कब, जब ज्यादा आपके स्टूडेंट जो है या आप सब स्टूडेंट जो है अगर ज्यादा कमेंट करेंगे, पता चलेगा कि अगर आपको जरूरत है तो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, बेसिकली ये एग्जाम टाइम के लिए होता है। ठीक है, पहले के कुछ टाइम के लिए नहीं, एग्जाम के अगले दिन आप देखते हैं कि भाई कौन सा क्वेश्चन ज्यादा बार पूछा गया तो उसका रिवीजन ज्यादा करते हैं। तो ये बेसिकली ये चीज किसके लिए सर, एग्जाम टाइम के लिए। ठीक है, एग्जाम टाइम के लिए है। एग्जाम टाइम पे अगर पढ़ रहे हैं तो आपको समझ आता है कि कौन सा ज्यादा बार पूछा गया तो उस पर हमें फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कहता है कि भाई गाइडलाइन प्रिंसिपल बताइए, कौन कौन से गाइडलाइन प्रिंसिपल्स होते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, गाइडलाइन प्रिंसिपल होते हैं कि अगर हमें कोई थ्रेट्स वगैरह ना मिले, हमारा काम बरोबर तरीके से चलता रहे, तो हमें कुछ गाइडलाइन दीजिए कि कैसे हमें वर्क करना चाहिए। तो कहते हैं सर, सबसे पहले तो आप एक ध्यान रखिए, सबसे पहले तो आप एक काम करिए, कोई भी ऑडिट वर्क, कोई भी वर्क लेने से पहले आप ये जरूर देखिएगा कि क्या आप इसमें इंडिपेंडेंट रह पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है आपका इंडिपेंडेंट रहना। ठीक है, तो आपको अपीयरेंस और प्लस माइंड से भी इंडिपेंडेंट रहना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये कंफर्म करेंगे कि आपको ऑलवेज इंडिपेंडेंट रहना होगा, इवन अपीयरेंस और इन माइंड। ठीक है, दोनों तरीके से इंडिपेंडेंट रहना होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, वर्क लेने से पहले, सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि इंडिपेंडेंट रहेंगे या फिर नहीं। ठीक है, दूसरा, वर्क लेने से पहले
आपको ये चेक कर लेना है कि कहीं कोई थ्रेट्स वगैरह तो नहीं है, ठीक है। थ्रेट्स मतलब कि वो 5 पॉइंट फांसी, ठीक है। फांसी के कोई पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को तो नहीं मिल रहे। ऐप से कोई फैमिलियरिटी थ्रेट तो नहीं है, एडवोकेसी थ्रेट तो नहीं है, सेल्फ रिव्यू या फिर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो नहीं है, इंटिमिडेशन थ्रेट तो नहीं है। अगर ये थ्रेट्स है तो ये वर्क को एक्सेप्ट मत करना। ये गाइडलाइन प्रिंसिपल है। ये गाइडलाइन प्रिंसिपल का मतलब है कि ये सारी चीजें आपको कंफर्म कर लेनी चाहिए पहले, वर्क लेने से पहले, ठीक है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो ये आपके पास में थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस के पॉइंट्स मैंने बता दिए, वापस रिवाइज करवा दिया कि अगर ये पॉइंट्स है तो कभी भी वर्क को एक्सेप्ट मत करना। अगर ये थ्रेट्स वगैरह है तो आप जो है वर्क को एक्सेप्ट मत करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर ये थ्रेट्स वगैरह तो है लेकिन इसे हम मेंटेन कर सकते हैं, हमारे पास में एबिलिटी है, तो फिर वर्क को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट उसी पे है। देखिए, कहता है कि भाई अगर ये टास्क को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब कि ये जो थ्रेड्स आपके सामने दिख रहे हैं उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, आपके पास में एबिलिटी है, आपके पास में इससे रिलेटेड सेफगार्ड्स है, ठीक है। आपके पास क्या है सर, सेफगार्ड्स है कि आप ये थ्रेड्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ये थ्रेड्स के ऊपर आप जीत सकते हैं, विन हो सकते हैं, तो फिर आप वर्क को एक्सेप्ट करिए, वरना आप वर्क को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर नहीं कर सकते तो वर्क को एक्सेप्ट मत करना, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट में बात कर रहे हैं कि अगर आप सेफ गार्ड जो है एडिक्यूटली आपके पास में वर्क नहीं करते, आप अनेबल हैं, ठीक है, आप वर्क नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं कि भाई क्या चीज है सर, वर्क को एक्सेप्ट मत करना। तो ये 4 पॉइंट नहीं है बेसिकली, आप ये कहानी आप समझिए। सबसे पहले तो कहता है कि भाई कोई भी वर्क आपके पास में है तो सबसे पहले ये कंफर्म करना कि आप इंडिपेंडेंट रहेंगे या फिर नहीं। इंडिपेंडेंट दोनों तरीके से, माइंड और अपीयरेंस, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि भाई अपने वर्क लेने से पहले, मान लीजिए क्लाइंट ने हमें जो है यहाँ पे कहानी के फॉर्म में अगर हम देखें, तो मान लीजिए यहाँ पे कहानी के फॉर्म में देखिए 4 पॉइंट ऐसे ही कहानी है, बिल्कुल इसमें कुछ याद रखने वाली बात ही नहीं है। कहता है कि देखिए अपना ये ऑफिस है, ठीक है, अपना ये ऑफिस है, आप देखिए ये दरवाजा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे दरवाजा आपको दिख रहा है, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है, ये हम है, ठीक है, एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट हम बैठे हुए यहाँ पे। पैर दिख रहे हैं क्या? नहीं, ये नहीं, पैर नहीं दिखेंगे, ये पूरे के पूरे यहाँ पे मान लीजिए टेबल है, पैर नहीं दिख रहेंगे, ठीक है। अच्छा बैठे हुए हैं, चलिए कोई क्लाइंट हमारे पास में आया, ठीक है, ये उसके पास में फाइल है, ठीक है, उनके एंटिटी की, और क्लाइंट हमारे पास में आया, कहता है कि सर मैं आई कम इन सर। हमने कहा कम इन, बिल्कुल आइए, जरूर आइए, ठीक है। वो आए, कहते हैं कि सर हमें आपको काम देना है, ठीक है, हमारा एंटिटी का आप ये वर्क हमें आपसे करवाना है, ठीक है। हमने कहा ठीक है भाई, हम तो यही काम के लिए बैठे, बताइए क्या करना है। क्लाइंट ने कहा सर कि आपको हमारा वर्क करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे भाई? सबसे पहले तो क्लाइंट को देखेंगे। क्लाइंट दिखने में कैसा है, मतलब कि कोई जो है हम कह सकते हैं कि भाई भाई लोग नहीं है ना, मतलब कि हमें धमकी दे सकते हैं, ऐसा कुछ है, मतलब कि हम क्या इंडिपेंडेंस रह पाएंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पर्सन तो ठीक है ना, पर्सन दिखने में तो ठीक है ना, तो ही काम लेंगे, वरना नहीं लेंगे। काम तभी लेंगे जब पर्सन बराबर है, ठीक है, क्योंकि हमें इससे फीस भी तो लेनी है, ठीक है। कल दिन फीस नहीं देगा, भाग गया तो क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस देखेंगे कि हाँ भाई ठीक है, हमारी इंडिपेंडेंस मेंटेन होगी, पर्सन बिल्कुल सही दिख रहा है, सेविंग बेविंग सही तरीके से करा हुआ है और प्रोफेशनली कोट बट पहन के आया है, तो ठीक है, हाँ ओके। इसके बाद हमने क्या किया, फाइल हाथ में ली। इन लोगों ने जो फाइल हमें हाथ में दी, फाइल देखिए यहाँ पे हमारे टेबल पे दिख रही होगी, फाइल हाथ में ली। तो ओपन करने से पहले मैंने ये सोचा सर, ओपन करने से पहले मैंने ये सोचा कि सर यहाँ पे कोई थ्रेट्स तो नहीं, ठीक है, कोई थ्रेट्स तो नहीं यहाँ पे, क्या पर्सन हमारे कोई रिलेटिव तो नहीं है, मतलब कि फैमिलियरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है। क्या हमने यहाँ पे न्यूमोनिक रखा है सर, फांसी, ठीक है। फैमिलियरिटी थ्रेट का तो कोई घबराहट नहीं है, एडवोकेसी का कोई नहीं है ना, सेल्फ रिव्यू या फिर सेल्फ इंटरेस्ट का तो कोई यहाँ पे थ्रेट्स नहीं है, या फिर इंटिमिडेशन का कोई थ्रेट्स नहीं है। सबसे पहले वो देख लिया, इसके बाद फाइल ओपन कर दी, ठीक है। फाइल ओपन करके हमने देखा कि हाँ हाँ ठीक है, ये वो ओके, चलिए। तो हमें कुछ थ्रेट्स देखने को मिले, ठीक है, कुछ थ्रेट्स देखने को मिले। मान लीजिए हमें मान लीजिए इंटिमिडेशन थ्रेट देखने को मिला, ठीक है, इंटिमिडेशन थ्रेट देखने को हमें मिला, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि भाई हमारे पास में इतनी कंपेटेंस है, क्या हम इससे भी बड़े भाई है, ठीक है, हम इससे भी बड़े भाई है कि हम इस इंटिमिडेशन थ्रेट को क्या कर सकते हैं सर, आप कह सकते हैं एलिमिनेट, वर्ड यहाँ पे जो यूज हुआ है वही करेंगे, एलिमिनेट कर सकते हैं। आपके पास में ऐसा सेफगार्ड है, आप खुद इससे बड़े भाई है, ठीक है, तो आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो फिर इसे एक्सेप्ट कर लीजिए वर्क को, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट कहता है कि अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते तो भाई इनको कह दीजिएगा कि सॉरी भाई, हमारे पास में बहुत सारे वर्क है, हम आपका वर्क नहीं ले पाएंगे, नॉट एक्सेप्ट, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे वर्क है, हम आपका वर्क नहीं लेंगे, ठीक है। तो नॉट एक्सेप्ट वर्क, ठीक है, नॉट एक्सेप्ट वर्क, ठीक है। ऐसा ही कहना पड़ेगा ना कि हमारे पास बहुत सारा वर्क है, आपका नहीं ले पाएंगे। ऐसे थोड़ी ना बोल सकते कि इंटिमिडेशन का खतरा है इसलिए हम नहीं लेंगे, तो फिर वो अभी अभी धमकी दे देगा, ठीक है, कि हमारा काम करना ही पड़ेगा, वो नहीं किया तो ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसा बोल दिया कि भाई हमारे पास में बहुत सारा काम है, आपका काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 4 पॉइंट ऐसे ही हो जाते हैं, आप समझे तो, ठीक है। सबसे पहला कहता है कि सर आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, ये देख लीजिएगा। इसके बाद कोई थ्रेट्स तो नहीं है, वो देख लीजिएगा। अगर थ्रेट्स है तो क्या उसे एलिमिनेट कर पाएंगे, वो देख लीजिएगा, ठीक है। आपके पास प्रॉपर सेफगार्ड है या फिर नहीं, ये देख लीजिएगा। अगर नहीं है, या फिर आपको लगता है सेफगार्ड तो है लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है, ये बहुत बड़ा
पहुंची हुई चीज़ है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, नॉट एक्सेप्ट वर्क, ठीक है। 4 पॉइंट है, सिंपल है, कुछ याद रखने के तरीका यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहानी खुद ऐसी ही है कि यहाँ पे कुछ याद रखना ही नहीं पड़ता है, बहुत सिंपल कहानी है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए प्रोफेशनल कैप्टिविज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है कि एटीट्यूड एक तरीका का है क्वेश्चनिंग माइंड, ठीक है। हमें बार बार ये चीज पे क्वेश्चन होने चाहिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पे ये देखते ही हमें दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए, इसी का नाम है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। कहता है कि बीइंग अलर्ट, हमेशा अलर्ट रहिए आप, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज देखने को मिले तो हमें तुरंत दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए, उससे रिलेटेड हमें कुछ चीजें चेक करनी चाहिए। जैसे कि कहता है कि भाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के एग्जांपल दीजिए, या फिर क्या इंक्लूड करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म देखने को मिलता है, ऐसे कुछ एग्जांपल दीजिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, कहता है कि जब एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है कि एक एविडेंस जो है मान लेते हैं, कहता है कि प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 9 करोड़ की है, और दूसरा एविडेंस कहता है कि सर प्लांट एंड मशीनरी 15 करोड़ की है, ठीक है। परचेज बिल ये कुछ कहता है, पेमेंट कुछ ये कहता है, ये वगैरह चीजें, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, एक कुछ और कह रहा है, एक कुछ और कह रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्ट। तुरंत दिमाग में प्रोफेशनल कैप्टिविज्म आ जाने चाहिए, और आपको इससे रिलेटेड चेकिंग करनी चाहिए कि आपको पता चल जाना चाहिए कुछ यहाँ पे एरर है या फिर फ्रॉड है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ऑन रिलायबिलिटी, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो हमें लग रहा है कि ऐसा कुछ है नहीं, फेक बनाया गया, फेक डॉक्यूमेंट बनाए गए, ठीक है। क्वेश्चन ऑन रिलायबिलिटी, फेक डॉक्यूमेंट है ऐसा लग रहा है, ठीक है, दिखने में ऐसा लग रहा है, या फिर कोई ऐसा एविडेंस दिखने को मिल रहा है, तो हमें तुरंत प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का यूज करना चाहिए, उससे रिलेटेड डिटेल चेकिंग करनी चाहिए, ठीक है। इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड, आपको तुरंत यहाँ पे सामने ही दिख रहा है कि इसमें कुछ फ्रॉड होने के चांसेस है, तुरंत चेक करो इससे रिलेटेड सारे के सारे एविडेंस, ठीक है। इसके बाद कहता है कि सजेस्ट नीड ऑडिट प्रोसीजर, ऐसा कोई यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड वर्क है जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई ऐसे आपको कह रहा है कि ऐसे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, कहता है कि भाई आपको इससे रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर करना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, इसमें फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, और नहीं भी हो सकते, तो आपको इससे रिलेटेड चेकिंग करनी चाहिए, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए, तो ये भी आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल रहे। इसके बाद कहता है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करने के लिए, थ्रू आउट मेंटेन करने के लिए कुछ चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, जो कि ऑडिटर जो है जिससे रिड्यूस कर देता है कुछ रिस्क को। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करने से ऑडिटर काफी सारे रिस्क को रिड्यूस कर सकता है। तो ऐसे रिस्क का नाम दीजिए, ऐसा पूछा जाता है। तो ऐसे 3 आपको पॉइंट दिए गए जो आपके रिस्क हो सकते थे, लेकिन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखने के कारण ये रिस्क आपके रिड्यूस हो जाएंगे। सबसे पहला कहता है कि ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस है जो हम इग्नोर कर देते थे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की वजह से हमारे दिमाग में उससे रिलेटेड अलर्ट अलार्म बच जाएगा, और उससे रिलेटेड हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, हम उससे रिलेटेड एविडेंस ऑब्टेन करेंगे, चेकिंग करेंगे, ठीक है। तो ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसे हम इग्नोर कर सकते थे वो अब नहीं होंगे, क्योंकि हमने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करके रखा है, ठीक है। ओवर जनरलाइजिंग कहता है व्हेन ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कि हम कंक्लूजन गलत ना कर दें, ठीक है, क्योंकि हमें ऊपर ऊपर से इंफॉर्मेशन अगर हमें देख के जो भी कंक्लूजन है वो दे देंगे, तो कहता है कि भाई गलत भी हो सकता है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन होगा तो आप डिटेल चेकिंग करेंगे कुछ कुछ चीजों की, और आपका कंक्लूजन जो है वो नियरली जो है करेक्ट आप दे पाएंगे, ठीक है। यूजिंग इनएप्रोप्रिएट assumption इन डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर एंड इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट देयरऑन, कहता है कि अगर हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं रखेंगे तो ये रिस्क रहेगा कि हम इनएप्रोप्रिएट assumptions ले लें और हमारा पूरे का पूरा ऑडिट वर्क गलत हो जाए। लेकिन अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है तो हम एक एक चीज को डिटेल में अच्छे से चेक करेंगे, जो इस पे हमें डाउट होता है, ठीक है, और जिस पे हमें डाउट होता है चेकिंग बराबर से करेंगे तो assumption हम करेक्टली ले पाएंगे। तो ये सारे रिस्क है जिसके कम हो जाएंगे अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके चलते हैं तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दो पॉइंट सेपरेट है, ये जो मैंने हाईलाइट करा वो याद रखना है, इसके अलावा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करना है, ठीक है। ये आप खुद से रीड कर लीजिएगा, इसमें वही सेम पॉइंट है अभी अभी मैंने कहा कि सही सफिशिएंट इन एप्रोप्रिएट एविडेंस के बारे में हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, इसके बाद टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3, 4, 5, 6, अच्छा एक साथ दे दिए क्या 6 तक, ओके। तो चलिए देख लेते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 3 क्या कहता है। इसमें मैं ऊपर ऊपर से आपको डायरेक्टली बता देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना है, टाइम ज्यादा लगेगा वरना, ठीक है। कहता है कि कोई सीए रमन करके कोई पर्सन है, कंपनी का ऑडिट वर्क करते हैं, ठीक है, एज एन ऑडिटर वर्क करते हैं, अपॉइंट किए गए, ठीक है। कहता है कि इनके दूर के कोई अंकल है, ठीक है, दूर के कोई अंकल है जो इस कंपनी के शेयर्स परचेस करके रखते हैं, और कहता है कि लॉफुली वो प्रोहिबिटेड नहीं है, सब कुछ सही है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो सर लॉ में आपके पास में प्रोविजंस है कि अगर आप जो है एज एन ऑडिटर वर्क कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो उस कंपनी के कुछ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं, कुछ गारंटी लिमिटेड अमाउंट तक रख सकते हैं, वो आपको पता ही होगा, लॉ में आप पढ़े होंगे। तो कहता है कि भाई वो सारी प्रोविजन है हमने फुलफिल करी है, कोई प्रोहिबिट नहीं है, बिल्कुल लॉ के हिसाब से सही है। अब दिक्कत यह है कि सर ये अंकल जो है वो अकेले हैं, मतलब इनके कोई चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है, और इनकी डेथ हो जाती है, इनकी क्या हो जाती है सर, डेथ हो जाती है। अब सीधी सी बात है कि इनका कोई रिश्तेदार नहीं है, रिश्तेदार में सीए रमन ही खुद है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनकी डेथ हो चुकी है, तो ये जो शेयर्स थे इनके पास वो किनको ट्रांसफर हो जाएंगे, सीए रमन को, ठीक है। अब पहले तो वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे कंपनी में, क्योंकि इनके पास कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, मतलब कि इनके पास में कोई फांसी के पॉइंट नहीं थे,
ठीक है, मतलब कि कंपनी में कोई आपके पास में फैमिलियरिटी थ्रेट नहीं था, कंपनी के साथ कोई एडवोकेसी थ्रेट नहीं था, सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फ रिव्यू नहीं था, इंटिमिडेशन थ्रेट नहीं था। पहले वो क्या कर रहे थे सर, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। अब यहाँ पे हुआ क्या, अंकल की डेथ होने के बाद वो शेयर्स किसके पास आ गए सर, रमन के पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि कंपनी के साथ एक तरीके से इंटरेस्ट जुड़ गया। अब मुझे बताएंगे कि आप कौन सा यहाँ पे इंटरेस्ट है सर, सेल्फ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट रेट यहाँ पे जुड़ गया क्योंकि खुद का भी इंटरेस्ट कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। कंपनी का अगर दाम घट जाएगा, मतलब कि कंपनी के शेयर के प्राइस जो है कम हो जाएंगे, तो नुकसान इनको भी हो सकता है। ठीक है, एक तरीके से इनका फाइनेंशियली इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट रेट यहाँ पे है। ठीक है, तो अब तो ये दिक्कत हो गई। तो कहता है कि प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, इनके हिसाब से क्या होना चाहिए का, अब सीए रमन को क्या करना चाहिए। तो देखिए एक ही एडवाइस है, या तो आप एक काम करिए, ये जो थ्रेट्स है उसको एलिमिनेट करने की कोई तरकीबें निकालिए। ठीक है, क्या तरकीब निकालिए वो सोचेंगे, हमें नहीं सोचना, हम तो सिर्फ यही बताएंगे कि कोई ऐसी ट्रिक निकालिए, कोई ऐसी तरकीब निकालिए जिससे आप ये थ्रेड्स को एलिमिनेट कर पाए। या फिर दूसरा काम है कि वर्क को आप जो है यहाँ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, वर्क को छोड़ दीजिए या फिर ऐसी कोई तरकीब निकालिए जिससे आप क्या कर पाए सर, इसे आप जो है ये थ्रेड्स को क्या कर पाए सर, एलिमिनेट कर पाए। ठीक है, तो या तो वर्क को आप जो है छोड़ दीजिए या फिर इसे एलिमिनेट करिए। ठीक है, तो सबसे बढ़िया तो यही रहेगा कि इसे एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, तो आपको अपना काम छोड़ना ना पड़े। ठीक है, एलिमिनेशन कैसे करेंगे वो चीज़ हमें नहीं बतानी होती, वो खुद सोचेंगे। ठीक है, चलिए टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 4। बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है। कहता है कि सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कहता है 40% जो है इनकी टोटल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये जो टोटल फीस कमाते हैं सब लोगों से, अपने क्लाइंट से, बहुत सारे क्लाइंट हो सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो बहुत सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं, वहां से जो फीस कमाते हैं उसमें 40% तो एक ही क्लाइंट ऐसा बड़ा क्लाइंट है उनके पास जहां से वो फीस कमाते हैं। मतलब कि एक तो बहुत बड़ा क्लाइंट है, मान लीजिए वो 50 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, 50 करोड़ रुपए फीस से कमा रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इसका 40% तो एक ही क्लाइंट से मिलता है। ठीक है, 40% तो एक ही क्लाइंट से मिलता है फीस के रूप में। तो कहता है डिस्कस करिए यहाँ पे कौन सा इंडिपेंडेंस आपका अफेक्ट होगा। तो मुझे बताइए कौन से थ्रेड्स के अंदर आता है। आपका 40% जो है वो एक ही क्लाइंट से मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपका इसमें फाइनेंशियली इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। अगर इस क्लाइंट के बारे में कुछ गलत एरर आपको देखने को मिली, तो क्या आप यहाँ पे एरर को बताएंगे। मतलब कि अगर बता दिया तो क्लाइंट अगली बार से आपको काम देगा नहीं। ठीक है, काम से निकाल देगा, मतलब कि आप क्लाइंट बोलेगा कि भाई अब हमारे आपको पास से जो है ऑडिट करवाना ही नहीं है। ठीक है, छोड़ दो। ठीक है, तो 40% हिस्सा हमारा चला जाएगा। ठीक है, वैसे क्लाइंट के साथ हमारे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, वैसे हमारे क्लाइंट के साथ कोई फैमिलिटी रिलेशन नहीं है, ना ही कोई एडवोकेसी है, लेकिन फाइनेंशियली यहाँ पे हमारा काम जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमारा फाइनेंशियली इंटरेस्ट है इस क्लाइंट के अंदर। तो फाइनेंशियली इंटरेस्ट जब आता है, कौन सा नाम आता है सर, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सिंपल था ये, तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रखा है। छोड़िए, चलिए आगे बढ़िए। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 5 क्या कहता है। ओके ओके ओके, तो ये तो एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। अभी अभी मैंने आपको जब थ्रेड्स पढ़ा रहा था, मैंने एग्जांपल ऑलरेडी यही सेम एग्जांपल दिया था कि भाई कोई सीए मुरली माधवन करके पर्सन है, कहता है कि कोई कंपनी के अकाउंट और बुक कीपिंग यही करते हैं। अकाउंट एंड बुक कीपिंग कौन करता है, यही खुद अकाउंट वगैरह बनाते हैं किसी कंपनी के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि थोड़ा वक्त गया तो कंपनी ने इनको ऑफर किया कि आप एक काम करिए, अब से हमारा जो अकाउंट का ऑडिटिंग वर्क है वो भी आप ही संभाल लीजिए। तो यहाँ पे कहता है कि कौन सा थ्रेड्स यहाँ पे लागू होगा। अब देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट इन्होंने खुद ही बनाए थे। ठीक है, अब इनका ऑडिटिंग वर्क भी किसको मिला, इनको ही मिला। ठीक है, तो अब यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एरर होगी तो ये तो खुद के वजह से ही एरर हुई होगी, तो क्या वो एरर दिखाएंगे, आंसर इज नो। बताइए, ये एग्जांपल मैंने अभी अभी दिखाया था आपको थ्रेड्स पढ़ाते हुए, कौन सा एग्जांपल है सर, सेल्फ रिव्यू थ्रेड। क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट खुद बना रहे थे, अब ऑडिटिंग का वर्क भी खुद को मिला है, इसके अंदर कोई एरर मिल भी गई तो क्या बताएंगे, आंसर इज नो, क्योंकि खुद की गलती थोड़ी ना बताएंगे। तो यहाँ पे कौन सा थ्रेड है सर, सेल्फ रिव्यू थ्रेड। ठीक है, सेल्फ रिव्यू थ्रेड आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 6। ओके ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि सर ऑडिटर है किसी कंपनी के। ठीक है, अब कंपनी के मैनेजमेंट ऑडिटर के पास आए, कहते हैं कि सर ये हमारा जो टैक्स का जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम आपको दे रहे हैं। ऑडिटर ने कहा ठीक है मैं चेक कर लूंगा पूरी तरीके से। मैनेजमेंट ने कहा सर एक रिक्वेस्ट थी। ऑडिटर ने कहा बताइए क्या रिक्वेस्ट है। मैनेजमेंट कहता है सर इसे डिटेल में चेक करने की कोई जरूरत नहीं, मतलब कि आपको क्या करते हैं वो ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं ना। हमने कहा हाँ ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं ताकि हम पता चल पाए कि इसमें कोई गलती तो नहीं है वगैरह वगैरह चीज़। तो मैनेजमेंट ने कहा हाँ वही ऑडिट प्रोसीजर मत लगाइएगा सर, इसमें कुछ है ही नहीं, आप डायरेक्ट कर दीजिए ना, ओके है। हमने ओके भी कर दिया। ठीक है, तो कहता है कि भाई इसमें कौन सी चीज लीक कर गई। ठीक है, अब मैनेजमेंट ने कहा, आप समझिए, आप मैनेजमेंट ने आपको क्या कहा कि भाई ये टैक्स मैटर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, इसे चेक कर लीजिए। हमने कहा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा और आपको बाद में बता दूंगा। मैनेजमेंट ने क्या कहा कि सर इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ ओके कर दीजिए। अब जैसे ही मैनेजमेंट ऐसा बोलता है तो तुरंत आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। अलर्ट वर्ड मतलब कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए कि मैनेजमेंट ऐसा क्यों कह रहा है कि सब कुछ सही है कर दो फटाफट से। ठीक है, आपको दिमाग में तुरंत अलर्ट होना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए कि ऐसा क्यों बोला मैनेजमेंट ने, हमें ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा क्यों बोला, सब कुछ सही है ऐसा क्यों बोला, क्या कोई गलती तो नहीं है। अब तो हमें डिटेल चेक करना चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आप लैक कर गए, आपने तो ऐसे ही हाँ बोल दिया कि चलो ठीक है तुम कह रहे हो तो हम भी कह देते कि बस बिल्कुल सही है चलिए ठीक है।
तो यहाँ पे क्या लैग कर गया सर? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, पी के मतलब कि वो फिल्म नहीं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लैग कर गया आपके पास में, ठीक है। इसके बाद आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। ओके, थोड़ा सा चैप्टर बड़ा हो जाएगा क्योंकि टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग को भी हम साथ में लेके चल रहे हैं, तो ओके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए पॉइंट नंबर 9 पे, न्यू टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है। अभी जो है जनरल पॉइंट चल रहे थे, जनरल मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ही चल रहे थे, लेकिन यहाँ से आपका जो है ऐसे 210 स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्या नाम है? एग्रीइंग द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। एग्रीइंग द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट आपका जो ऐसे है 210, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे तो ऊपर से इन्फॉर्मेशन लिखी है, वो आप अच्छे से रीड कर सकते हैं अपने तरीके से, वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। यहाँ से आपका जो है यहाँ पे लर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। कहता है कि सर जब भी हम ऐसे 210 की बात करेंगे तो जिसका मतलब होता है एग्रीइंग द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट के लिए कुछ टर्म्स एग्री किए जाते हैं, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको 210 ऐसे 210 देता है। अब बेसिकली यहाँ पे समझिएगा, एग्रीइंग द टर्म्स मतलब कि यहाँ पे इसका मतलब होता है प्री कंडीशंस। प्री कंडीशंस का मतलब क्या होता है? प्री कंडीशंस का मतलब होता है कि जब भी हम एंगेजमेंट जो है एज एन ऑडिटर, हम जो एंगेजमेंट आपके पास में हमारा एग्री होता है क्लाइंट के साथ, वो सबसे पहले हम कुछ डिसाइड कर लेते हैं टर्म्स को, ठीक है, कि ये आपकी लाइबिलिटी होगी, ये हमारी लाइबिलिटी होगी, वगैरह वगैरह चीजें। उसके बाद ही हम वर्क स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं कि भाई प्री कंडीशंस का मतलब क्या होता है, जो मैंने अभी अभी कहा उसे ही कुछ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, देख लीजिए। कहता है कि भाई आपके पास में सबसे पहले यहाँ पे कुछ चेंजेस करवा दूँ, ये बाय मैनेजमेंट यहाँ से हटा दीजिएगा और बाय मैनेजमेंट को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ताकि पढ़ने में भी इसी आपके पास में इस तरीके से ईजी रहेगा और रीडिंग में भी अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, यूज ऑफ अकाउंटेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यूज ऑफ अकाउंटेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्वियसली मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में ही कहा था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके हिसाब से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे तो वही लिखा है कि यूज ऑफ अकाउंटेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट एंड एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू द प्रीमाइस ऑन विच एन ऑडिट इज कंडक्टेड, ठीक है। देखिए दो चीज कही गई, जब भी प्री कंडीशंस की डेफिनेशन पूछी जाए एज पर 210, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो पॉइंट लिखने, दो सेंटेंस आपके पास में। सबसे पहले तो जो हमारा फ्रेमवर्क है एफआरएफ, जैसे कि आप कह सकते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उसको हम यूज करेंगे किसमें सर? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूज कौन करता है? तो मैनेजमेंट। ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मैनेजमेंट की। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज भी कौन करेगा? मैनेजमेंट ही करेगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही उसे प्रिपेयर करने। तो यूज ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट एंड करके लिखना है, दूसरा पॉइंट, एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू द प्रीमाइस ऑन विच द ऑडिट इज कंडक्टेड। प्रीमाइस का मतलब होता है बेस, कि जिस बेस पे हम ऑडिट को कंडक्ट करेंगे वो एग्रीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले एफआरएफ की बात करेंगे और दूसरा एग्रीमेंट की बात करेंगे। एफआरएफ का क्या बात करेंगे सर? एफआरएफ के हिसाब से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को हम प्रिपेयर करेंगे। कौन प्रिपेयर करेगा? मैनेजमेंट। एंड दूसरी एग्रीमेंट की बात करेंगे। एग्रीमेंट की क्या बात करेंगे? कि एग्रीमेंट की बात करेंगे कि एग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट जो है वो टू द प्रीमाइस ऑन विच ऑडिट इज कंडक्टेड, ठीक है, उसके हिसाब से काम होगा, ठीक है। तो प्री कंडीशंस की डेफिनेशन आपको एज इट इज याद रखनी पड़ेगी, बस यहाँ पे बाय मैनेजमेंट को हटा के यहाँ पे ऐड कर देना, तो एक सेंटेंस आपका यूजफुल और सिंपल हो जाएगा अगर आपको इस तरीके से अच्छा लगता है तो। अगर पहले वाला ही अच्छा लगता है तो उस तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है वही बॉक्स में दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे वो डेफिनेशन जो है वो वही यहाँ पे है। अच्छा चलिए, अब जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है एग्जाम, अगर इसमें से यहाँ पे पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि बताइए, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश वेदर द प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट आर प्रेजेंट द ऑडिटर शैल। कहता है कि प्री कंडीशंस अगर प्रेजेंट हो तो प्री कंडीशन में क्या क्या कंडीशंस होती है वो बताइए, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि प्री कंडीशंस में कौन कौन सी कंडीशंस इंक्लूड रहती है। तो टोटल आप देखिए तो दो तरीके की कंडीशंस आपकी इंक्लूड होती है, दो तरीके की। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एज एन ऑडिटर यहाँ पे देखेंगे कि प्री कंडीशंस में एफआरएफ की बात करी गई है कि नहीं, ठीक है, और एफआरएफ भी कैसे? एप्लीकेबल और एक्सेप्टेबल एफआरएफ, ठीक है। एप्लीकेबल एफआरएफ जो कि एक्सेप्टेबल होने चाहिए, ऐसे एफआरएफ को यहाँ पे एक्सेप्टेबल किया है मैनेजमेंट ने, वो डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले ये प्री कंडीशंस होती है, अगर ये नहीं है तो हम यहाँ पे एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई मैनेजमेंट हमारे पास आता है कि सर आपको ऑडिट वर्क करना है, हमारा ऑडिटर वर्क करना है, तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि बताइए क्या आप यहाँ पे मानने के लिए तैयार है कि सर आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे वो आपका एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से करें। अगर यस तो आगे दो तीन और क्वेश्चन, ठीक है। और ध्यान रहे सर ये आपका जो है इन राइटिंग होता है, ओरल नहीं, राइटिंग। अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, पता चल जाएगा, ठीक है। अभी सबसे पहले प्री कंडीशंस की बात करें, फिर ऑडिट एंगेजमेंट की बात करेंगे, ठीक है। प्री कंडीशंस में क्या क्या कंडीशंस होती है, तो सबसे पहले मैंने कहा कि सर एप्लीकेबल एफआरएफ होना चाहिए, वो एक्सेप्ट करना चाहिए,
ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे मैनेजमेंट को हम एक्नॉलेज करवाएंगे कि भाई उनकी कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या क्या सर? सबसे पहले तो हम कहेंगे कि भाई प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ये लिख के दीजिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये प्रिपेयर करना है। हमारा काम क्या है एज एन ऑडिटर? हमारा काम ऑडिट करना है, ठीक है। हमारा काम प्रिपरेशन का नहीं है, प्रिपरेशन का आपका काम है, ठीक है। सबसे पहले ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी याद करवाएंगे कि भाई इंटरनल कंट्रोल आपका एस्टेब्लिश करना, और इंटरनल कंट्रोल सही से वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं ये देखना भी काम आपका है। हम तो इस पे ऑडिट करेंगे कि हाँ जी आपने सही से इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं या फिर नहीं, और उस तरीके से वर्क हो रहा है नहीं, ये हमारा काम है। लेकिन इंटरनल कंट्रोल को एस्टेब्लिश करना ये आपका काम है, ठीक है। ये दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट को याद दिलवाएंगे। और तीसरी कहता है कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। टोटल 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट को हम याद करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। दूसरी इंटरनल कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तीसरी ऑडिटर को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन? देखिए सबसे पहला कहता है कि जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी रेलिवेंट का मतलब होता है कि ऑडिट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उसका एक्सेस वो प्रोवाइड करेंगे, मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड करेंगे उसका एक्सेस, मतलब कि हम जब भी चाहे वो इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। दूसरा कहता है कि एडिशनल अगर कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट के लिए और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ी तो वो भी मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन, मतलब कि हमें कोई जो एंटिटी है उसके अंदर कोई भी पर्सन के साथ बातचीत करनी हो तो उसकी भी एक्सेस हमें चाहिए, ठीक है। तो टोटल 3 तरीके की इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को प्रोवाइड करना, ये आपकी तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। तो सबसे पहले कहता है प्री कंडीशन में क्या क्या चीज होनी चाहिए सर? 2 चीज होनी चाहिए। एक तो एप्लीकेबल एफआरएफ होना चाहिए और दूसरा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। 2 चीजें होनी चाहिए। एप्लीकेबल एफआरएफ जो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या होना चाहिए सर। सबसे पहले प्री कंडीशंस में क्या चीजें होनी चाहिए? तो सर 2 ही चीजें होनी चाहिए, ठीक है। 2 ही चीजें होनी चाहिए मेनली, तो उसके बाद तो आपकी मर्जी कितनी चीजें ऐड करना चाहते हैं, लेकिन नॉर्मली ये 2 चीज तो होनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका एप्लीकेबल एफआरएफ तो होना ही चाहिए, ठीक है, आपका एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और दूसरा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मतलब कि मैनेजमेंट की, ठीक है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 तरीके की आपको याद दिलवा देनी है, मतलब कि इन राइटिंग काम कर लेना है कि भाई जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपकी है, ठीक है। दूसरी चीज याद दिलवाएंगे कि इंटरनल कंट्रोल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपकी है, ठीक है। और तीसरी चीज जो ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन आपको देना है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक है। ऑडिटर को जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन भी आप देंगे, ठीक है। अब कैसी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? तो सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है, कौन कौन सी सर? ऑडिट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है, प्लस कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी जरूरत पड़ी तो वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस भी प्रोवाइड करना पड़ेगा टू द पर्सन, मतलब कि कंपनी के अंदर विद इन एंटिटी या फिर आउटसाइड एंटिटी, जैसे कि हो गया हमारे क्रिएटर हो गए, डेटर हो गए, तो उनके साथ भी बातचीत कर सके, ये हमें रिस्ट्रिक्टेड न करना चाहिए। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ये चीज भी हमें प्रोवाइड आपको करना पड़ेगा। तो ये प्री कंडीशंस की बात हो गई, ठीक है। लीजिए कितना सिंपल सा पॉइंट था, हो गया कंप्लीट। इसके बाद कहता है कि ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब होता है कि क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में जो भी हम टर्म्स एग्री करते हैं वो ऑडिट एंगेजमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं कि सर एक होता है ऑडिट एंगेजमेंट, एक होता है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। तो देखिए सीधी सी बात है, ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब होता है कि हम टर्म्स पे एग्री करते हैं, और लेटर का मतलब होता है जो टर्म्स पे हमने एग्री किया है ना उसे एक लेटर में लिख लेते हैं, ठीक है, उसे एक लेटर में लिख लेते हैं और क्लाइंट को दे देते हैं। कौन देगा सर? ऑडिटर देता है क्लाइंट को, ये लेटर जो है वो ऑडिटर क्लाइंट को देगा, ठीक है। और यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमारा ऑडिट वर्क स्टार्ट होगा। तो कहते हैं कि सर ऑडिटर शेल एग्री द टर्म, ऑडिटर एग्री करना चाहिए ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स को, ठीक है। मतलब कि सीधी सी बात है, देखिए पूरी कहानी समझा देता हूं, ठीक है। ट्रिक है, ये ट्रिक है सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं। कि सबसे पहले सर मैनेजमेंट हमारे पास में आएगा, किसके पास? हमारे पास, मतलब कि ऑडिटर के पास, ठीक है। अभी तो हम प्रोफेशनल पर्सन है, अभी ऑडिटर बने नहीं है, ठीक है। हमारे पास आए सर हमारा ऑडिट वर्क आपको करना है। हमने कहा ठीक है, चलिए बताइए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या। हम आप जो प्री कंडीशंस की बातें हैं वो हम क्लियर कर लेंगे कि ये आपकी 2 कंडीशन कौन कौन सी सर? एफआरएफ, ठीक है, अभी पढ़ी ना प्री कंडीशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एफआरएफ और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी 3 चीज, ठीक है। और ये यहाँ पे भी 3 चीज, ये सारी चीजें अभी हमें पढ़ी ये वाली, ठीक है। क्या ये आप एग्री करने के लिए तैयार है? मैनेजमेंट ने कहा हाँ जी बिल्कुल एग्री करने के लिए तैयार है, ठीक है। हम ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं, और कुछ और भी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेगा। फिर ऑडिटर सोचेगा कि क्या हमें यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। अगर ये एग्री कर लेता है ऑडिटर तो फिर क्या होगा सर? ये एग्री हो जाएगा तो ऑडिटर एक लेटर बनाएगा और क्लाइंट को भेज देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि सर ऑडिटर शेल एग्री द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट की टर्म्स को एग्री करेगा और मैनेजमेंट के साथ, टीसीडब्ल्यूजी के साथ, जिसके भी साथ है। और उसके बाद क्या करेगा सर? ऑडिटर जो है वो लेटर भेजेगा, जो भी टर्म्स हमने डिसाइड की वो एक लेटर में लिखेगा इन राइटिंग, ठीक है। और किसको भेजेगा सर? क्लाइंट को भेजा जाएगा, ठीक है। और काम खत्म, बस, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर लेटर में आपने यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे लिख तो दिया, मतलब कि क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है सर? तो लिखा वही है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया सर, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की क्या क्या रहेगी वो चीज, ठीक है। ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मतलब कि हम कौन से पॉइंट पे हम काम करेंगे और क्या क्या कितना कितना कवरेज करेंगे। और लास्ट पॉइंट क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ। एप्लीकेबल एफआरएफ जो है
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो की पॉइंट हमारे लिए क्या हो गए, एक मिनट हाईलाइटर ले लेते हैं। हाँ, तो की पॉइंट क्या हो गया सर, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे नंबरिंग भी दे देते हैं। चलिए नंबरिंग सबसे पहले आप नंबर देंगे यहाँ पे, अगर मैं कहूँ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नंबर 1 दीजिए, ठीक है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नंबर 1 दीजिए। फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और एप्लीकेबल एफआरएफ हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे आपके पास में, ये 3rd पॉइंट रख लीजिए और इसे 4 पॉइंट, ठीक है, ये लीजिए आपके पास में काम खत्म। ठीक है, सबसे पहले मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें लिख देंगे लेटर में, ठीक है, लिख दिया सबसे पहले कि मैनेजमेंट में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट कर ली है, काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाईलाइटर कहाँ गया, हाँ ये रहा, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड पॉइंट लिखेंगे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई हम कितना ऑडिट करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तीसरी चीज, जैसे ही ये काम हो जाता है एप्लीकेबल एफआरएफ आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ। और चौथा कहता है कि ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या रहेगा हमारे ऑडिट का। ठीक है, काम खत्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है कि सर लेटर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। तो 4 पॉइंट होते हैं, 3 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। ठीक है, 1 पॉइंट का 1 नंबर। ठीक है, कितना इजी होता है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट लिखना और पूरे 1 नंबर मिल जाते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, आपको भरोसा नहीं होगा कि सर इतना छोटा क्वेश्चन 3 नंबर में 4 नंबर में पूछा जाता है, आंसर इज यस पूछा जाता है। ठीक है, ऑडिट में ऐसा ही होता है, ऑडिट में कंटेंट पे फोकस नहीं किया जाता, आपके नॉलेज पे फोकस किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप आ जाइए, यहाँ पे एक और पॉइंट था क्या, ओके, एक और पॉइंट दिया रखा है, चलिए इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें कोई है नहीं भाई, इसमें क्या आता है कि भाई अगर कोई और भी रिपोर्ट हमने इशू की है, मतलब कि हमने मतलब कि ऑडिटर ने इशू की है, तो वो उसके बारे में भी आप लिख देंगे। तो इसमें इतना है नहीं, ठीक है, ये इतना याद रहता है, बहुत मोर देन सफिशिएंट। उस पर अपने हिसाब से एक सेंटेंस बना लेना कि अगर कोई यहाँ पे हमने कोई और भी कोई भी रिपोर्ट, ठीक है, एनी रिपोर्ट अगर हमने इशू करी है एज एन ऑडिटर, तो वो भी हम क्या करेंगे सर, इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लेटर का एग्जाम्पल है, वो तो सिर्फ देखने लायक होता है, एग्जाम में नहीं आता। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, कहते हैं कि सर प्री कंडीशंस अगर जो है, प्री कंडीशंस अगर प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि प्री कंडीशंस अगर है ही नहीं, ठीक है, प्री कंडीशंस अगर है ही नहीं, हमारा हाईलाइटर किधर गया, ठीक है, प्री कंडीशन अगर है ही नहीं तो क्या करना चाहिए एज एन ऑडिटर। तो सीधी सी बात है, अगर प्री कंडीशन है ही नहीं, मैनेजमेंट कहता है कि हम तो कोई प्री कंडीशन वगैरह में मानते ही नहीं है, तो ऑडिटर क्या कहेगा कि भाई हम ऑडिट करने में ही नहीं मानते फिर। ठीक है, कहते हैं कि ऑडिटर को यहाँ पे ऐसा कोई भी चीज एक्सेप्ट करने की जरूरत ही नहीं है जहां पे कोई प्री कंडीशन ना हो। देखिए प्री कंडीशन जरूरी है, ठीक है, अगर आप मैनेजमेंट से ये सब कुछ, इनकी लाइबिलिटी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वगैरह लिखवाते नहीं है, तो फिर बाद में मैनेजमेंट क्या बोलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना हमें नहीं पता था भाई, ये तो हमें लगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ठीक है, ऐसा फिर हाथ ऊपर कर देगा। इससे अच्छा हमारे पास में क्या होना चाहिए सर, एक एंगेजमेंट लेटर जो कि हमने यहाँ पे डिसाइड किया होगा, वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई चाहिए। ठीक है, तो जहां पे प्री कंडीशंस नहीं है उसे हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, प्री कंडीशंस में कौन कौन सी चीजें, तो वापस से याद करवा देता हूं, ये याद नहीं करना है। ठीक है, या ये कौन सी चीजें, अभी अभी हमने जो प्री कंडीशन में इंक्लूजन पढ़ा था ना, वही चीजें क्या क्या है सर, प्री कंडीशंस में क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले 2 ही चीजें होती है, एप्लीकेबल एक्सेप्टेबल एफआरएफ, एप्लीकेबल एंड एक्सेप्टेबल एफआरएफ, और दूसरा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, मैनेजमेंट की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहली सर, सबसे पहले कि वो यहाँ पे आपके पास में ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं, ताकि यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो बताइए, एफआईआर आपने जो है प्री कंडीशंस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए सर, 2 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कि एप्लीकेबल एफआरएफ होना चाहिए और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहली जो आपके एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की। इंटरनल कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी सर, मैनेजमेंट की। और ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी सर, मैनेजमेंट की। ऑडिटर को कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो कहते हैं सर जो आपके ऑडिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ठीक है, टू द पर्सन के साथ बातचीत करने की भी आपको जो है क्या करना पड़ेगा भाई, इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये 2 पॉइंट है वो यही है। ठीक है, इसलिए इसे नहीं रीड करना, यही सेम लिख के आना कि अगर ये नहीं है, ये क्या कहना चाहता है सर, ये 2 पॉइंट मतलब कि यही है। ठीक है, अगर ये नहीं है ना तो इसे एक्सेप्ट ही मत करना। ठीक है, इसे एक्सेप्ट ही नहीं करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहता है कि अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर लॉ कंपलसरी आपको कहता है कि भाई आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तो फिर तो क्या ही है भाई, तो फिर कर लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे, और कहीं पे दिक्कत आई तो हम क्या कर देंगे, अपना ओपिनियन वगैरह मॉडिफाइड कर देंगे, काम खत्म। ठीक है, लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं होता कि लॉ आपको जबरदस्ती बोले कि नहीं नहीं भाई आपको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, ऐसा लिख रखा है लेकिन ऐसा है नहीं कभी रियलिटी में। ठीक है, ऐसी चीज़ों में थोड़ी ना लो आपको कहेगा कि फिर भी आप एक्सेप्ट करो। लो तो खुद ये कहता है कि भाई प्री कंडीशन नहीं है तो एक्सेप्ट ही मत करना। ठीक है, लो तो खुद ही यही कहेगा आपको, लेकिन ऐसा यहाँ पे लिख रखा है तो लिख देने का अपने को भी। ठीक है ना, 1 लाइन ज़्यादा हो जाएगी, क्या दिक्कत है, अच्छा ही है ना, मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। चलिए, लिमिटेशन ऑन स्कोप
प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। अगर हम यहाँ पे ऑडिट एंगेजमेंट बना रहे हैं उससे पहले ही मैनेजमेंट कहता है कि भाई हम आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम ये आपको रिस्ट्रिक्शन डालेंगे वगैरह वगैरह चीजें, तो क्या करना चाहिए? तो सीधी सी बात है, सबका आंसर एक ही रहेगा, सेल नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, हमें एक्सेप्ट ही नहीं करना है ऐसा कोई चीज। ठीक है, जहां पे हमारे काम पे रिस्ट्रिक्शन है, हमें कुछ वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, तो ऐसा काम करने का ही नहीं अपने को। ठीक है, लेकिन क्या है सर, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, ये हर जगह देखने को मिलेगा, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ हर जगह। लेकिन ऐसा कहीं पे रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, लॉ ने ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला है। ठीक है, ये लिख रखा है बस। ओके क्लियर। इसके बाद 13 पे आइए, कहता है एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। कहता है कि मैनेजमेंट हमारे पास आया सर, सभी कुछ हो गया, ठीक है, हमारा लेटर बन चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है, सारी चीजें हो गई, उसके बाद मैनेजमेंट बाद में आया हमारे पास, ऑडिटर सर जी, हमने कहा बोलिए। कहते हैं कि सर एंगेजमेंट में जो हमने टर्म्स डिसाइड करे थे ना, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं सर। तो देखिए सीधी सी बात है, क्या चेंजेस करोगे? तो एक ही रीजन है, अगर वो जो मैनेजमेंट हमें रीजन देता है कि इस वजह से हमें चेंज करना है, अगर वो रीजन जो है वो जस्टिफिकेशन है, उस रीजन में जस्टिफिकेशन है तो एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन अगर जस्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है, मतलब कि मैनेजमेंट कुछ भी कह रहा है कि मान लीजिए कहता है कि भाई हमारी मर्जी, हमें लग रहा है कि चेंजेस करना है, तो हम भी थोड़ी ना मानेंगे, हम कहेंगे कि नहीं होगा, जाओ भाई। ठीक है, एक बार एक्सेप्ट हो गया, नहीं होगा, जाओ। ठीक है, क्योंकि आपका रीजन ही जस्टिफिकेशन नहीं है, मेरी मर्जी ये क्या होता है, ठीक है, मेरी मर्जी ये क्या होता है, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जाने दो भाई, आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ पे चेंजेस नहीं करने देंगे। तो उसे ही थोड़ा डिटेल में कहा गया 13.1 पॉइंट में, कहता है कि रिक्वेस्ट करता है एंटिटी चेंज द टर्म, ठीक है, और वो रीजनेबल है, तो मैंने अभी अभी बता दिया कि भाई रीजनेबल है तो एक्सेप्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नॉट रीजनेबल है तो एक्सेप्ट मत करना। अब रीजनेबल में भी क्या चीज वो देखना जरा, रीजनेबल में क्या चीज वो देखना। तो देखिए चेंजेस तीन तरीके के होंगे तो वो रीजनेबल माने जाएंगे। सबसे पहले चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस, ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस बन गए, ठीक है, जिसकी वजह से चेंजेस करना पड़ा। फॉर एग्जांपल बैंक को, आप बैंक के पास से लोन लेना था, ठीक है, और आपको मैंने कहा कि भाई आपको जो है पूरे का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करवा दीजिए। ठीक है, उसके बाद बैंक ने बोला कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं, सिंपल ऊपर ऊपर से रिव्यू करवा दीजिए। तो अब ऑडिट का हमने जो है डिसाइड कर लिया था, अब बैंक कह रहा है कि सर ऑडिट की जरूरत नहीं है, रिव्यू की जरूरत है। तो क्लाइंट हमारे पास आया, सर हमने जो ऑडिट का बात कर रहा था ना, प्लीज उसे चेंज करके रिव्यू में कन्वर्ट कर दीजिए, हमें अब ऑडिट की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कुछ रीजनेबल चेंजेस है, एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कि उनकी भी गलती नहीं है और हमारी भी कोई नहीं है। ठीक है, तो चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस, चेंज अगर सर्कमस्टांसेस में चेंज होता है और कैसा, रीजनेबल, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चेंज कर लेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मैनेजमेंट को कुछ और समझ आया था, हमें कुछ और समझ आया था। ठीक है, हम समझाना कुछ और चाहते थे, मैनेजमेंट ने कुछ और समझ लिया, और वो सारी चीजें रीजनेबल है तो वो भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे और चेंज कर लेंगे टर्म्स को। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस स्कोप इंपोजेस बाय मैनेजमेंट। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शन डालनी पड़ी है, लेकिन कहता है कि लॉ, अगर कहता है लॉ की वजह से, ठीक है, मैनेजमेंट को जबरदस्ती, इसमें मैनेजमेंट की कोई गलती नहीं है, ठीक है, अदर सर्कमस्टांसेस की वजह से मैनेजमेंट को कुछ रिस्ट्रिक्शन डालनी पड़ी, तो हम भी मानेंगे कि हाँ भाई वो आपकी भी गलती नहीं है, लॉ के हिसाब से चल रहा है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम चेंज कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे सर, एक एक वर्ड में हर बार बोल रहा हूँ कि आपके पास में जस्टिफिकेशन होना चाहिए। मतलब ये जितने भी रीजन है आपके पास में, वो क्या होने चाहिए सर, जस्टिफाइएबल होने चाहिए। जस्टिफिएबल है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, जस्टिफिएबल नहीं है तो एक्सेप्ट वहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद कहता है कि सर व्हाट शुड ऑडिटर कंसीडर बिफोर एग्रीइंग टू चेंज द ऑडिट एंगेजमेंट टू द ऑडिटर, प्रोवाइड लोअर लेवल एश्योरेंस। अभी अभी एग्जांपल लिया वो वही था, मैंने कहा सर बैंक के पास आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाने थे, लोन वगैरह लेना होगा, कुछ अदर पर्पस होगा, तो क्लाइंट हमारे पास आया कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे ये रहे, उसका ऑडिट करवा दीजिए। ठीक है, सब कुछ डिसाइड हो गया, सब कुछ हो गया, फिर क्लाइंट बैंक के साथ बात कर रहा था, तो उसी दिन पता चला बैंक ने कहा कि भाई आपका सब कुछ एकदम परफेक्ट है, तो एक काम करिए ऑडिट की जगह रिव्यू भी करवा लेंगे ना तो चलेगा। मतलब कि लोअर लेवल एश्योरेंस, लोअर लेवल एश्योरेंस का मतलब होता है कि ऑडिट हाई लेवल एश्योरेंस है, ठीक है, ऑडिट से नीचे जाएंगे, नीचे मतलब कि दो होते हैं, एक आपके पास में रिव्यू और रिलेटेड सर्विस। ठीक है, तो इन दोनों में अगर आप कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो क्या होगा, तो कहते हैं कि अगर वो रीजनेबल जस्टिफिकेशन रखते हैं, जैसे कि ये रीजनेबल था, मैंने एग्जांपल दिया कि भाई अब बैंक को ही जरूरत नहीं है ऑडिट की, आप एक काम करिए सर रिव्यू करवा के आ जाइए, तो जस्टिफाइबल था। ठीक है, जस्टिफाइबल था तो वो हो गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो सर ये तो रीजनेबल है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन दिक्कत वाली बात एक चीज याद रखना कि सर आपने तो ऑडिट से एक्सेप्ट किया था सबसे पहले, तो सब कुछ हो गया, तो आपने तो ऑडिट वर्क भी स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, प्रोसीजर भी स्टार्ट कर दिए होंगे, ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेटेड काफी सारी चीजें भी करने लगे होंगे। सर हाँ बिल्कुल, ये तो सही है। बाद में सर क्लाइंट को पता चला कि अब हमें रिव्यू करवाने की जरूरत है, ऑडिट की जरूरत नहीं है। तो एक चीज याद रखना कि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर जस्टिफिएबल है तो एक्सेप्ट ही करेंगे ना, आंसर इज यस। एक्सेप्ट करने के बाद जो आपने एज अ ऑडिट, जो भी ऑडिट प्रोसीजर करी थी, ठीक है, जो भी ऑडिट प्रोसीजर आपने करी थी वो आपने यहाँ पे नहीं लेनी है। ठीक है, क्योंकि अब आप रिव्यू में चले गए हैं। ठीक है, ऑडिट से आप जो है रिव्यू में चले गए हैं, तो आपको सारी चीजें न्यूली काम करना है। जो आपने ओरिजिनल एंगेजमेंट किया था वो आपको अब यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, और जो भी प्रोसीजर आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करी थी वो आप इंक्लूड नहीं करेंगे, एकदम से नए से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि सर अगर लोअर लेवल एश्योरेंस जो है वो जस्टिफिएबल है, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं,
तो क्या चीज उसमें इंक्लूड नहीं होगी? तो दो चीज, सबसे पहले तो ओरिजिनल जो एंगेजमेंट था उसे अब यहाँ पे कैंसिल कर दो, क्योंकि वो ऑडिट के हिसाब से बनाया था हमने, अब रिव्यू के हिसाब से नया बना लो, ठीक है। और दूसरी चीज कि जो भी आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर दिया अगर, तो वो चीज का जो भी रेफरेंस है वो यहाँ पे आप नहीं लेंगे, यहाँ पे आप नहीं लेंगे। क्लियर? इसके बाद अब आ जाइए, कहता है कि recourse available to auditor in situation of non-agreement to the changes in the terms of engagement and lack of permission from the management to continue original ऑडिट एंगेजमेंट। कहते हैं कि सर मैनेजमेंट अब जो है रिस्ट्रिक्शन हम पे डाल रहा है। पहले तो बड़ी बड़ी बातें की थी कि भाई आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे, वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे, लेकिन जब हम काम करने गए तो कुछ परमिशन जो है वो नहीं दे रहा है, कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करें? तो सीधी सी बात है, कहता है कि हम ऑडिटर को एडवाइस करेंगे कि क्या आप विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ की परमिशन है तो विड्रॉ कर लीजिए। एंड आप देख लीजिए कि विड्रॉ करने के बाद कोई ऑब्लिगेशन हमारी नहीं रहती है ना, मतलब कि हमने कोई पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट की तो ऑब्लिगेशन हमें पूरी करनी पड़ती है। तो जो ऑब्लिगेशन अगर बाकी रह गई हो तो वो पूरी करके विड्रॉल ले लेना, काम खत्म कर देना, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ काम करना ही नहीं है, ठीक है। अगर विड्रॉ कर सकते हैं तो सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं अगर विड्रॉ कर सकते हैं? क्योंकि इसने कहा है कि अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। कहां पे गया वर्ड आपके पास में? हाँ, यहीं पे लिखा है कि कहता है कि वेयर पॉसिबल अंडर एप्लीकेबल लॉ और रेगुलेशन। वैसे कुछ मना नहीं करता, लॉ एंड रेगुलेशन कहाँ पे मना करेगा? यहाँ पे तो मैनेजमेंट की गलती है, तो लॉ एंड रेगुलेशन भी कहेगा कि भाई विड्रॉ कर लो, लेकिन फिर भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो लिख देंगे कि भाई विड्रॉ कर लेना, और ये जरूर चेक कर लेना कि कोई कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर कोई ऑब्लिगेशन आपकी बाकी नहीं रहती है ना, तो वो पूरी कर देना, ठीक है। चलिए, इसके बाद कहता है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन रिकरिंग ऑडिट। रिकरिंग ऑडिट का मतलब होता है कि कई बार हम होता है ऐसा कुछ होता है कि फर्म्स में हम हर बार हम ही ऑडिट वर्क करते हैं, ठीक है। अब पिछली बार हमने ऑडिट वर्क अपनाया होगा जब फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो वहां पे हमने ऑडिट लेटर बनाया, एंगेजमेंट लेटर बनाया होगा, ठीक है, एंगेजमेंट लेटर हमने भेजा होगा क्लाइंट को, वगैरह वगैरह चीजें सारी प्रोसीजर कर ली होगी। अब दूसरी बार भी हम ही ऑडिटर बन रहे हैं, तो यहाँ पे एक रिलीफ दी गई है कि आपको रिकरिंग ऑडिट की। रिकरिंग ऑडिट का मतलब होता है कि हर बार अब आपको जो है वो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाने की जरूरत नहीं है, हर बार आपको क्लाइंट को भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप हर बार आप ही ऑडिटर का काम कर रहे हैं तो आप सिंपली क्लाइंट से परमिशन ले लीजिए, मतलब कि एग्री कर लीजिए कि हाँ जी हमारा जो पुराना जो हमारा लेटर था वही नियम वही टर्म्स जो है वो इस बार भी चलेंगे, बस इतना ही करवा लीजिए, कोई नया लेटर बनाने की जरूरत नहीं। उसे हम कहते हैं रिकरिंग ऑडिट, ठीक है, उसे हम कहते हैं सर रिकरिंग ऑडिट। अब रिकरिंग ऑडिट का परफॉर्मेंस कभी भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में पूछा जाता है कि रिकरिंग ऑडिट इज एन ऑडिट विच इज परफॉर्म बाय ऑडिटर ओवर ईयर, ठीक है, मतलब कि हम पूरे साल ही काम करने वाले हैं और पूरे साल के लिए हम कुछ एक एग्रीमेंट बनवाते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लेटर हम भेजते हैं क्लाइंट को, वो लेटर बनाने की जरूरत नहीं है रिकरिंग ऑडिट, ठीक है। अच्छा, कहता है कि सर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस तो जरूर होंगे जहां पे हमें कंपलसरी हमें लेटर भेजना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा नया। ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं? तो कहते हैं कि भाई सबसे पहला कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप के अंदर, ठीक है, मतलब कि एंटिटी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हम कुछ और तरीके से काम करना चाहते थे, मैनेजमेंट ने कुछ और समझ लिया, तो आप एक काम करिए, अब जब नया ऑडिट वर्क करेंगे ना तब नया लेटर बना लेना, ओल्ड वाला नहीं चलाना, क्योंकि ओल्ड में तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, ठीक है, तो ओल्ड वाला नहीं चलाएंगे, राइट। ये सबसे पहला आपका एक रीजन, ठीक है, ये रीजन पूछे जाते हैं कि रीजन बताइए कि कब रिकरिंग ऑडिट हम नहीं कर पाएंगे, मतलब कि फेल होगा, मतलब कि हम ऑडिट लेटर आपको कंपलसरी बनाना पड़ेगा, भले ही आप हर बार के ऑडिटर आप ही, लेकिन फिर भी ऑडिट लेटर एंगेजमेंट लेटर जो है आपको बनाना पड़ेगा। कैसे, कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है? तो सबसे पहला तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, दूसरा कि ऐसे कोई न्यू टर्म्स आ गए हैं जो आप रिवाइज करवाना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, या फिर स्पेशल कोई टर्म्स है जिसे आप ऐड करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको नया कुछ करवाना है तो नया ही बनाना पड़ेगा, उसमें थोड़ी ना कुछ लिख सकते हैं, ओल्ड वाले में थोड़ी ना, वो तो एक्सेप्ट हो चुका है, अब न्यू ही बनाना पड़ेगा, ये तो जस्टिफिएबल है, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है कि सीनियर मैनेजमेंट ही चेंज हो गया, मतलब कि पहली बार जो क्लाइंट था जिसको हमने भेजा था लेटर, आज वो क्लाइंट है ही नहीं, मतलब कि उसकी जगह कोई और सीनियर मैनेजमेंट हो चुका है, तो अब तो नया ही बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली। ओनरशिप चेंज हो गई है, वही पॉइंट है, ओनरशिप चेंज हो गई तो भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्ट कोई किसी और ने किया था वो तो चला गया, अब नया पर्सन आया तो नए पर्सन के साथ नया लेटर बनाना पड़ेगा, ठीक है, वरना फिर तो ये कहेगा कि भाई वो तो एक्सेप्टेंस किसी और ने किया था, हमने नहीं, ठीक है, तो नया लेटर तो आपको बनाना पड़ेगा। इसके बाद चेंजेस इन नेचर एंड साइज ऑफ एंटिटी, एंटिटी का बिजनेस ही बदल गया या फिर बिजनेस बड़ा हो गया, ठीक है, अब लाइबिलिटी थोड़ी बड़ी हो गई, तो लाइबिलिटी वगैरह बड़ा होता है तो फिर ऑब्वियसली आपको लेटर नया बनाना पड़ेगा, उसमें और भी चीजें इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद कहता है चेंजेस इन लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, अगर लॉ में कोई चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपकी लाइबिलिटी भी चेंजेस होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चेंजेस होगी, तो अगर वो चेंजेस होता है तो ऑब्वियसली लेटर भी आपको नया बनाना पड़ेगा, ये तो सीधी जनरल नॉलेज वाली बात है सारी की सारी। कहता है चेंजेस इन एप्लीकेबल एफआरएफ, ठीक है, एफआरएफ में चेंज हो जाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में वगैरह में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, आपका प्रिपरेशन किस तरीके से होगा उसमें चेंजेस आ जाते हैं, ऑब्वियसली नया लेटर बनाना पड़ेगा। इसके बाद चेंजेस इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, अदर कोई भी चेंजेस हो गए तो भी आपको जो है क्या करना पड़ेगा, नया लेटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। सर कोई भी 5 याद कर लेना, कोई भी 5, ठीक है, इसके अलावा बाकी के छोड़ देना, कोई भी 5 याद करने, बाकी के छोड़ दीजिए, ठीक है। एग्जाम में 4 लिखने को आएंगे मैक्सिमम, लेकिन 5 सेफ असाइड रखेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद कहते हैं कि भाई टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 7, कहता है कि कोई चिराग करके पर्सन है, वो आर्टिकलशिप में ज्वाइंट है, ठीक है, किसी सीए के पास, और एंगेजमेंट टीम में वो जुड़े हुए हैं।
अब यहाँ पे हुआ कुछ यूँ कि वो यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई एंगेजमेंट लेटर हमें सेंड करना होता है, मतलब कि ऑडिटर जो है भेजता है, इशू करता है क्लाइंट को, ठीक है। अब कहते हैं ही वाज एट द लॉस टू अंडरस्टैंड, ये चिराग कुछ समझ नहीं पा रहे। क्या समझ नहीं पा रहे? कहता है हाउ कुड द ऑडिटर इंक्लूड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट बिफोर हेड, ट्राई टू हेल्प, कहता है कि चिराग बाय मेकिंग थिंग्स क्लियर। ये नहीं समझ पा रहे कि सर कि जो आप ये जो ऑडिटर भेज रहा है, ये जो आपका ऑडिटर जो एंगेजमेंट लेटर भेज रहा है क्लाइंट को, उसके अंदर इंक्लूड क्या होता है ये समझ नहीं पा रहा है। उसके अंदर इंक्लूड क्या होगा ये चिराग समझ नहीं पा रहे हैं। तो बता दीजिए चीजें, ठीक है। हमने 4 चीजें याद रखी है, वैसे 5 पॉइंट था, 5वां तो वो रिपोर्ट वाला सिंपल सा था, अगर याद रहता है तो वो भी लिख देना, ठीक है। 4 तो मेन याद होना ही चाहिए। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, उसके बाद हमने जो है एफआरएफ की बात करी थी, ठीक है, एफआरएफ, और यहाँ पे सिंपल सी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब वो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ आपके पास में ऑडिट, ठीक है। ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट याद रखना है, 4 पॉइंट लिख देना है, काम खत्म, ठीक है। 4 पॉइंट लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, देख रहे हैं आप कि आपको जो है यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड पूछा है, लेकिन क्वेश्चन लास्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई इंक्लूजन क्या क्या होता है, वो पॉइंट बता दीजिए, तो डायरेक्ट वो पॉइंट बता देंगे, ठीक है। इसके बाद कहता है मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी, कहता है फिक्स्ड डेट। सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके ओके। अच्छा, कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट है, ठीक है, ये मैनेजमेंट ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा फील करते हैं वो कि जो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ उसे प्रिपेयर करना पड़ता है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? मैनेजमेंट की। लेकिन मैनेजमेंट ऐसा सोचता है कि वो तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो तो ऑडिटर का काम है, ये मैनेजमेंट का सोचना है। तो कहते हैं कि सर क्या मैनेजमेंट का ये सोचना सही है? अगर नहीं तो क्या क्या चीजें इसमें होती है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या चीजें होती है, वो चीजें हमें बताइए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में तो हम ऑलरेडी प्री कंडीशंस की बात कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये क्या मैनेजमेंट का सोचना सही है? आंसर इज नो, ये सोचना सही नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है, इसीलिए तो हम प्री कंडीशन रखते हैं। और प्री कंडीशन में क्या क्या चीजें होती है आपको पता ही है, जल्दी से याद करवाइए। प्री कंडीशन में सबसे पहले 2 चीज, सबसे पहले 2 चीज, एफआरएफ के हिसाब से जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे मैनेजमेंट, ठीक है। और दूसरा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करेंगे, आपके पास में इंटरनल कंट्रोल आपका होगा, ठीक है, आपको वही देखना है, और ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। ये आंसर लिखना है, काम खत्म, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऑडिट क्वालिटी, हाँ मेन क्वेश्चन और लास्ट पॉइंट है आपके पास में, कहता है कि भाई एसक्यूसी 1 और आपके पास में ऐसे 220, ठीक है, एसक्यूसी 1 और ऐसे 220 दोनों एक ही है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि एसक्यूसी 1 जो है वो ओवर द फॉर्म चलता है, एसक्यूसी 1 जो है वो पूरे फॉर्म पे लगता है, पूरे के पूरे फॉर्म पे। आपको यहाँ पे वर्ड देखने को मिलेगा, पूरे के पूरे फॉर्म, क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फॉर्म that perform audit and review of the historical financial information and other assurance and related service engagement। जबकि ऐसे 220 की बात करें तो 220 की बात करें तो उसका हेडिंग अगर आप पढ़ेंगे 220 यहाँ पे दिया है, उसके बाद 220 है, कहता है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ध्यान रहे सर, जब भी इसका सॉल्यूशन में आपको जो है आपको ही रीड करना है, ठीक है। मैं ऊपर से ट्रिक बताऊंगा लेकिन रीडिंग आपको करनी होगी, क्योंकि इसमें सारी चीजें जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ चैप्टर नंबर 1 2 3, तो उस तरीके से ही चलेगा, इसमें कोई यहाँ पे नया पॉइंट नहीं है। एक चीज याद रखना कि जब हम एसक्यूसी 1 की बात करते हैं तो सर यहाँ पे बात करेंगे फॉर्म की, ठीक है, वर्ड आएगा हर बार फॉर्म, क्योंकि एसक्यूसी 1 जो है एक बड़ा टर्म है, ठीक है, ये ओवर द फॉर्म चलता है। लेकिन जब हम ऐसे 220 की बात करें, ऐसे 220 की बात करें तो वो भी क्वालिटी कंट्रोल की ही बात करता है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके बारे में बात करता है? वो केवल और केवल आपके पास में एंगेजमेंट पार्टनर के बारे में बात करता है, ठीक है, ये स्पेसिफिक पर्सन का है, ठीक है। तो ऐसे आपके पास में ऐसे 220 जो है वो छोटा टर्म है, ऐसा कह सकते हैं, और एसक्यूसी 1 एक बड़ा टर्म है, पूरे के पूरे फर्म पे लगता है एसक्यूसी 1, और एसक्यू 220 जो है एंगेजमेंट पार्टनर के बारे में बात करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रहे सर, इसे याद करने की ट्रिक क्या रहेगी? ऐसे 220 में आ जाइए, इसमें क्या है कि दोनों में हमारे पास में एलिमेंट्स है, ठीक है, एलिमेंट्स हमें याद रखने होते हैं। इस पे क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसे 220 के हिसाब से एलिमेंट बता दीजिए, या फिर एसक्यूटी 1 के हिसाब से एलिमेंट्स बता दीजिए। दोनों में एलिमेंट सेम है, दोनों में एलिमेंट सेम है, क्योंकि दोनों चीजें भी सेम है, ठीक है। थोड़ी बहुत चेंजेस होती है, वो आपको मैं बता दूंगा। देखिए, जब भी हम बात करेंगे सर ऐसे 220 की या फिर एसक्यूसी 1 की, ठीक है, और उसके एलिमेंट पूछे जाए तो उसके लिए की आपके पास में रहेगी, की आपके पास में रहेगी कि ये किसके बारे में बात करता है? दोनों ऐसे किसके लिए सर? क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपके पास में, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, ठीक है। और क्वालिटी कंट्रोल की जब भी बात आती है सर, या तो फर्म हो, फर्म किसके लिए वर्ड यूज होता है सर? एसक्यूसी 1, या फिर आपके पास में पार्टनर हो, पार्टनर मतलब कि एंगेजमेंट पार्टनर, वो किसके लिए होता है? एसक्यूज आपके पास में ऐसे 220। जो भी पर्सन हो ये बोलेगा कि सर क्वालिटी कंट्रोल ये तो मेरा काम है, तो ये कहेगा कि सर ला ये मेरा काम है, ठीक है, ला ये मेरा काम है, 1 मिनट, ला ये मेरा काम है, ठीक है, ला ये मेरा काम है। ये आप देख रहे हैं, ये आपका की पॉइंट बन गया, LAMERA, ठीक है, ये ला मेरा,
ये आपका की पॉइंट है। ये 5 एलिमेंट आपके पास में, सॉरी 6 एलिमेंट ये आपके बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट है, तो SQC1 के एलिमेंट पूछे जाए या फिर SA220 के, दोनों में सेम ही है। एल का मतलब क्या है सर? एल का मतलब है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। एल का मतलब क्या है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एल का मतलब क्या है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। ई का मतलब क्या है? एथिकल, सॉरी ई का मतलब क्या है? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ई का मतलब क्या है? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। यहाँ पे ए का मतलब सबसे पहले, अच्छा वापस है। एल का मतलब क्या है? एल का मतलब है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। ए का मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। एम का मतलब क्या है? मॉनिटरिंग। ई का मतलब क्या है? एथिकल रिक्वायरमेंट। आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है यहाँ पे, आर का मतलब क्या है? एक मिनट, यहाँ पे जो है SQC1 में है ना, एक मिनट यहाँ पे मैं जो है आपको लिखवा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, यहाँ से दिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ये हमारा जो है, हमारा ये सेम ही रहेगा, ठीक है। मैं आपको लिखवा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। यहीं पे ही लिख लेते हैं, ठीक है। बताइए SQC1 के बारे में, और यहाँ पे लिख लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ही ना आए। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखवा देता हूँ, अब वहाँ से नहीं दिखा रहा हूँ ताकि फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले SQC1 और SA220 के एलिमेंट्स पूछे जाए, ठीक है। एलिमेंट्स पूछे जाए तो मैंने कहा सर ला, इस तरीके से लिखता हूँ, ला ये मेरा काम है, ठीक है। ला ये मेरा काम है, ठीक है। ला ये मेरा काम है। अब इसमें ला और ये जो मेरा, ये दो पॉइंट है, उस पे ही आपका बनेगा, ठीक है। सबसे पहले एल का मतलब है सर, एल का मतलब है, एल का मतलब है सर लीडरशिप, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऊपर मैं आपको पूरे का पूरा दिखा दूंगा। ए से मेरा मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। इसके बाद एम से मेरा मतलब है मॉनिटरिंग, एम से मेरा मतलब है मॉनिटरिंग, ठीक है। ई से मेरा मतलब है, ई से मेरा मतलब है यहाँ पे, हाँ, ई से मेरा मतलब क्या है? ई से मेरा मतलब है आपके पास में एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ई से मेरा मतलब है एंगेजमेंट, ये लिख लेना, ठीक है, ये लिख लेना, परफॉर्मेंस, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। आर से मेरा मतलब है रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, ठीक है, रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। और वापस से जो ए है उसका मतलब है असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, ठीक है, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, ठीक है। ये मैंने आपको लिखवा दिया है शॉर्ट में, इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट भेज देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे मैंने कह दिया कि सर आपके पास में SQC1, ठीक है, SQC1 हो, SA20 हो, ठीक है, 220, SA220 या फिर SQC1, एलिमेंट्स पूछे जाए सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा, मैं बताऊंगा, लेकिन बाकी सब कुछ यही आपका फॉर्मूला रहेगा। ला मेरा काम है ये, ठीक है, ला ये मेरा काम है। एल से मेरा मतलब लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए का मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, एम का मतलब मॉनिटरिंग, ई का मतलब एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, आर का मतलब रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, और ए का मतलब है असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। अच्छा, ये ध्यान रहे सर, अगर यहाँ पे ये ए का यहाँ पे चेंजेस है, सिर्फ और सिर्फ ये ए की चेंजेस है, ठीक है। ए में क्या चेंजेस है सर? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कहते हैं कि सर ये ए में SQC1 है, SQC1 है, तो यहाँ पे ए आपको लिखना है, आपको यहाँ पे ए की जगह लिखना है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, ए की जगह एच रखना है। और अगर आपके पास में सर, और अगर आपके पास में 220 के आप एलिमेंट्स लिख रहे हैं तो ए का मतलब आपको एंगेजमेंट, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम ही रखना है, ठीक है। ये एक डिफरेंस रहेगा बस। देखिए मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। SQC1 की बात करेंगे सर, SQC1 की बात करेंगे, SQC1 की बात करेंगे तो यहाँ पे एल से लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ही रहेगी। ए से मेरा मतलब है क्या सर? एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ए से मेरा मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एम से मेरा मतलब है सर मॉनिटरिंग, वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सर ई से मेरा मतलब एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर से मेरा मतलब रेलिवेंट एथिकल, यहाँ पे रेलिवेंट लिख लेना, रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट है, वही है, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे चेंजेस होगा, कहता है सर SQC1 की बात करोगे ना तो वो SQC1 पूरे फॉर्म पे लगता है, ठीक है, तो पूरे फॉर्म पे लगता है तो वहां पे एंगेजमेंट टीम जैसा वर्ड नहीं होता, यहाँ पे तो बड़ा वर्ड होता है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो बस यहाँ पे एक चेंजेस है, ठीक है। SQC1 की बात करेंगे तो एक बड़ा टर्म, ठीक है। आइए मैं जल्दी से वहां पे भी ले चलता हूँ आपको, SA220 पे सेम चीजें हैं। SA220 पे आ जाइए, 220 कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। जल्दी से वापस से न्यूमोनिक यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ला ये, ला ये मेरा काम है, ठीक है, मेरा
काम है, ठीक है। तो एल से मेरा मतलब है सर यहाँ पे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है सर। ए से मेरा मतलब आपके पास में एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, कोई दिक्कत नहीं है, वही है मतलब। एम से मेरा मतलब सर मॉनिटरिंग, वही मतलब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ई से मेरा मतलब क्या है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर का मतलब क्या है सर, वही रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, कोई मतलब नहीं, सेम पॉइंट है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे सर, ए में थोड़ा चेंजेस आएगा। ए में हेडिंग देख लेना किसकी बात हो रही है सर। ए में अगर ऐसे 220 की बात करें, 220 मतलब कि छोटा टर्म मतलब कि एंगेजमेंट टीम की बात करना है यहाँ पे एंगेजमेंट टीम की बात करना। अगर वहीं पे अगर एसक्यूसी 1 होता तो बड़ा टर्म है, मतलब कि वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की बात करेंगे, बड़ा टर्म है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, बस यही एक ही पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है बस, ठीक है। तो ये मैंने आपको याद करवा दिया कि ये जो 6 पॉइंट है वो एज इट इज आपको याद रहेंगे। बस ध्यान रहे सर, एसक्यूसी बड़ा टर्म है तो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स, ऐसा बड़ा वर्ड यूज करना। आपके पास में जो 220 वो छोटा है, मतलब कि वहाँ पे एंगेजमेंट टीम वर्ड यूज करना। और हाँ, याद रहे सर, एसक्यूसी 1 मतलब कि बड़ा टर्म, मतलब कि वहाँ पे फर्म की बात करते हैं, ठीक है। तो हर बार फर्म लेवल पे काम करना, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ ऐसे 220 की, तो वहाँ पे जब भी बात करेंगे एंगेजमेंट पार्टनर वर्ड यूज करके बात करेंगे, ठीक है। बस ये डिफरेंस है। अच्छा, ये पॉइंट आप अपने तरीके से रीड करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस किसी भी पॉइंट में आपको ऐसा लगे कि सर ये हार्ड है, ठीक है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में जो पॉइंट जैसे प्रोवाइड करता हूँ वे प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट में ये एक सेपरेट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देना, ये सेपरेट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसको मैं डिस्कस जरूर करूंगा। देखिए यहाँ पे कहता है कि सर, यहाँ पे कहता है कि एंगेजमेंट पार्टनर जो है शुड डॉक्यूमेंट करता है मैटर्स, कुछ मैटर्स को डॉक्यूमेंट करता है रिलेटेड टू ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेटेड कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को जो है एंगेजमेंट पार्टनर डॉक्यूमेंट करता है। वो कौन कौन सी चीजें होती है, देखिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमारा ऐसे 230, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम चैप्टर नंबर 6 में। हमने कहा था कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में हर एक मोस्टली चीजें कवर हो जाती है, ठीक है, हर एक चीजें, ठीक है, वहाँ पे कुछ बताना ही नहीं पड़ता कि कितनी चीजें, आपका ऑलमोस्ट हर एक चीजें। हमने इंक्लूजन भी देखा था, वहाँ पे हमने देखा था इशू मेमोरेंडा वगैरह वगैरह चीजें, ठीक है, चेकलिस्ट, वो सारी चीजें इंक्लूड होती है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है सर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या चीज इंक्लूड होती है, ऐसा नहीं पूछा। इसने पूछा एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट आपके पास में ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेटेड क्या चीजें इंक्लूड होती है, ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेटेड पूछा है, सिर्फ और सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेटेड। तो अगर वो पूछा है तो कहता है कि ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें होती है, जैसे कि आइडेंटिफाई करना, कि हमारा जो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम्स या फिर इशू का है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना इशू या फिर प्रॉब्लम्स को, ठीक है, उसे आइडेंटिफाई करना कि वो कौन कौन सी चीजें जो है ऐसा इशू है जिसको हम कंप्लाई करने में दिक्कत आ रही है और उसको हमने सोल्व कैसे करा वो आप डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है। ऐसे जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स देखने को मिलते हैं, इश्यूज देखने को मिलते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने हैं, वो लिखने हैं, डॉक्यूमेंट करने, और उसको सोल्व आपने कैसे किया वो भी लिखना है, ठीक है। इसके बाद कंक्लूजन क्या आपने निकाला, कंक्लूजन एज पर कंप्लायंस, आपको जैसे रिक्वायरमेंट आपने कंप्लायंस किए करा होगा और कंक्लूजन निकाला होगा तो कंक्लूजन डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। कंक्लूजन रीच रिगार्डिंग टू एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप के हिसाब से आपने जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड भी कंक्लूजन निकाला होगा, तो वो कंक्लूजन भी आपको इंक्लूड करना है। और नेचर एंड स्कोप ऑफ यहाँ पे आप ये ऐड करेंगे कंसल्टेशंस, ठीक है, अगर कोई कंसल्टेशंस भी ली है तो वो भी आप डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीजें 4 पॉइंट है, आपका एग्जाम में आ सकता है कि भाई सबसे पहले तो कोई इशू आपको देखने को मिले, आइडेंटिफाई हुए जो आपकी कंप्लायंस में दिक्कत दे रहे थे, वो इश्यूज यहाँ पे लिखेंगे और उसको आपने सोल्व कैसे किया वो भी लिखेंगे। इसके बाद आपके पास में कंक्लूजन, कैसे आपने जो है रिक्वायर, आपके पास में जो रिक्वायरमेंट्स होती है इंडिपेंडेंस की, वो उसे पूरी करते हुए, कंप्लायंस करते हुए, पूरी करने का मतलब यहाँ पे वर्ड क्या यूज करते हैं, उसे कंप्लायंस करते हुए कंक्लूजन तक कैसे पहुंचे वो डॉक्यूमेंट करना है। प्लस क्लाइंट को रिलेशनशिप, जो हमारी क्लाइंट की रिलेशनशिप है ऑडिट से रिलेटेड, उसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं, इससे रिलेटेड आपने क्या डिस्कशन किया, क्या कंक्लूजन निकाला वो भी डॉक्यूमेंट करेंगे। और प्लस कोई कंसल्टेंसी आपने ली है तो वो भी उसका नेचर एंड स्कोप जो है आप डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपके पास में हो जाती है क्लियर। अब यहाँ पे ये दो चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी थी, अंडरस्टैंडिंग हमने कर दी थी। अब कौन सी अंडरस्टैंडिंग नंबर 9 पे आई है। अंडरस्टैंडिंग नंबर 9 क्या कहता है कि भाई आपके पास में सीए कोई करके है, ठीक है, सीए कोई करके है, अपॉइंट होता है एज एन ऑडिटर, ठीक है, अपॉइंट किया जाता है ऑडिटर कंपनी में अंदर। और कंपनी जो है यहाँ पे कहते हैं कि कंपनी यहाँ पे टूरिज्म सर्विस के बारे में बात कर रही है, ठीक है, कंपनी टूरिज्म के हिसाब से काम कर रही है। तो ये कंपनी एज एन ऑडिटर के पास आई है कि सर आपको हमारा ऑडिट वर्क करना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑडिट वर्क करने से पहले मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि हम सब कुछ देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, हमारी इंटीग्रिटी मेंटेन होगी, कोई ट्रेड्स है या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं पहले। तो हमने यहाँ पे वही चीज़ देखी। कहते हैं कि सर हमने देखा तो हमें पता चला कि सर कंपनी जो है वो किसी थोड़ी बहुत यहाँ पे कहता है कि दिक्कत दे रही है, फ्रॉड वगैरह चल रहा है इनमें, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्रॉड वगैरह चल रहा है। तो उसके बाद कहते हैं कि क्या ये हमें ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। जहाँ पे पहले से ही हमें पता है कि सर यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है या फिर हमारे इंडिपेंडेंस को खतरा हो सकता है, तो वो चीज़ हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसे एक बार रीड कर लेना, आंसर वही निकलेगा जो मैंने आपको ऊपर से तो सारी इन्फॉर्मेशन बता दी, आप एक बार रीड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 10, जो आपका चैप्टर का लास्ट टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, देख लेते हैं।
कहते हैं कि सीए कोई अर्पिता करके है, वो ज्वाइन करते हैं, कोई मिड साइज है यहाँ पे सीए फर्म है, उसमें ज्वाइन करते हैं और देखा गया कि सर ये फर्म जो है वो अपना ऑडिट वर्क जो है एक्सेप्ट करती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये है कि छोटी मोटी फर्म है, ठीक है, और इतने सारे ऑडिट वर्क एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक साथ ये कंप्लीट कर नहीं पाएंगे, इनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। ठीक है, और ऊपर से एक और यहाँ पे ऑडिट वर्क इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, जिसमें कहते हैं कि टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उतना इनके पास है नहीं, तो कहता है कि भाई ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एज एन फर्म, ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो सीधी सी बात है, जो फर्म की कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है, उनके एंगेजमेंट टीम में कैपेबिलिटी नहीं है कि वो काम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ तो हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल दिन इसमें कोई दिक्कत आती है तो लाइबिलिटी किसकी हो जाती है, फर्म की हो जाती है। ठीक है, ऑडिट फर्म की, क्योंकि उन्होंने सही से ऑडिट नहीं किया तो कल दिन आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, पेनल्टी भी लग सकती है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले कहा जाता है कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या आपके फर्म में उतनी कैपेबिलिटी है, आपका इंडिपेंडेंस बना रहेगा, कोई थ्रेट्स तो नहीं है, सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप उसे एक्सेप्ट करिए। ठीक है, यहाँ पे तो आपकी कैपेबिलिटी नहीं है तो एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 हम आई थिंक स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कौन सा चार्ज स्टार्ट करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 मोस्टली प्रोबेबली हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर।